जियोयान कल्टीवेशन करने के लिए एक गुफा में चला गया था। फिर अब हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियोयान अभी भी कल्टीवेशन कर रहा होता है और अब वो 6 स्टार डू प्रैक्टिशनर बन गया था जो पावर एक 2 लेवल बीस्ट के बराबर थी। जियोयान इससे काफी खुश होता है। मास्टर उसे बताते हैं कि पहले मैंने सोचा था कि तुम्हें इस लेवल पर पहुंचने में 1.5 महीने लगेंगे, लेकिन तुम 1 महीने में ही इस स्तर पर पहुंच गए और शायद ये सब वुल्फहेड मर्सेनरी ग्रुप की वजह से हुआ। मगर तुमने नालन के साथ जो 3 ईयर एग्रीमेंट किया था उसमें अब 1 साल से भी कम समय रह गया है। जियोयान कहता है कि मास्टर आप चिंता ना करें, मैं नाकामयाब नहीं होऊंगा और आप तो जानते हैं कि मैंने इन 2 सालों में कितनी मेहनत की है और ये सब नालन की वजह से है जो मैंने इतनी कठोर ट्रेनिंग ली। याओ लाओ कहते हैं कि अब हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जियोयान कहता है कि हमें मूली के साथियों को सबक सिखाना है। फिर हम मूली के ग्रुप के 5 लोगों को देखते हैं जो वहाँ जंगल में जियोयान को ढूंढ रहे होते हैं। जियोयान उन्हें ऊपर से छिपकर देख रहा था और उन्हें मजा चखाने के लिए अपनी वैक्यूम पाम पावर से रॉक जायंट एप को जगह देता है जिससे मूली के साथी डर जाते हैं। तभी वो जायंट एप उन पर हमला कर देता है और एक एक को पकड़कर बुरी तरह से मारने लगता है और किसी को भागने का मौका नहीं देता। अब वो आखिरी मूली के सैनिक को मारने वाला था मगर तभी जियोयान आकर उस जायंट एप को रोक लेता है और नीचे गिराकर कहता है कि मुझे इस आदमी की जिंदा जरूरत है। जायंट एप से गुस्सा हो जाता है और जियोयान पर हमला करने के लिए आने लगता है मगर अब जियोयान की लेवल बढ़ने की वजह से वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और जियोयान उसे बड़ी आसानी से मार देता है। इससे वो सैनिक भी काफी डर जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। जियोयान उसे कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं ढूंढ रहे थे। वो समझ जाता है कि वही जियोयान है, इसीलिए वो अपने साथियों को विसल बजाकर बुलाने लगता है, लेकिन जियोयान उस विसल को तोड़ देता है और उसे कहता है कि मैं अब तुम्हें मार दूंगा। सैनिक उसे कहता है कि युवा मास्टर तुम्हें मारना चाहता है मगर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन तुम मुझे मत मारना। जियोयान फिर भी उसे मार देता है और कहता है कि देखते हैं कि मूली ने मेरे लिए कितने जाल बिछाए हैं, मैं उसके सब ट्रैप तोड़ दूंगा क्योंकि खेल अब शुरू हो चुका है। जियोयान अब आगे बढ़ने लगता है और रास्ते में आए सभी वुल्फहेड के आदमियों को मारने लग जाता है और अब तक उसने 19 सैनिकों को मार दिया था। वो एक सैनिक से पूछता है कि अभी वुल्फहेड मर्सेनरी ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी कौन है, तो बताता है कि सबसे ताकतवर हमारा लीडर मोशी है। वो 2 स्टार डू मास्टर है, यानी उसकी पावर 30 रैंक के 20 के बराबर थी। फिर वो सैनिक ये भी बताता है कि हमारा सेकंड चीफ गेनमू है जो 9 स्टार डू प्रैक्टिशनर है और तीसरा चीफ मेंग है जो 8 स्टार डू प्रैक्टिशनर है। तो जियोयान उसे कहता है कि तुम जिस तीसरे मुखिया की बात कर रहे हो वो अभी कहाँ मिलेगा, तो बताता है कि मेंग माउंटेन के फुट हिल पर है। ये कहते हैं जियोयान उसे मार देता है। वही हम मूली को देखते हैं जो अपने डेड मोशी को बताता है कि मैंने अपने बहुत से आदमियों को जंगल में फैला दिया है और हम जल्दी जियोयान को पकड़ लेंगे क्योंकि वो ज्यादा दिनों तक छिपकर नहीं रह सकता। वो जैसे ही सामने आएगा हम उसे खजाने की चाबी को हासिल कर लेंगे। मोशी मूली के बातों से खुश होते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक सैनिक चिल्लाता हुआ आता है कि बुरी खबर है, पहाड़ों में तैनात हमारे सभी लोग मारे गए। मोशी इससे हैरान होता है और उससे पूछता है कि उन्हें किसने मारा। सैनिक बताता है कि उनके जख्मों के हिसाब से उन्हें किसी भारी ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारा गया है। मोशी समझ जाते हैं कि जरूर जियोयान होगा। मूली अपने डेड से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने जब उससे लड़ाई की थी तो केवल 2 स्टार प्रैक्टिशनर था। मोशी उसे कहता है कि फिर भी तुम उससे जीत नहीं पाए। मूली सोचता है कि वो जिस तरह से हमारे सैनिकों को मार रहा है वो जरूर 7 स्टार प्रैक्टिशनर के आसपास पहुंच गया होगा और शायद वो 8 स्टार पर भी पहुंच गया हो। मोशी बताते हैं कि जियोयान को मैजिक बिस्ट माउंटेन पर आए सिर्फ 1 महीना ही हुआ है और उसने अपने आप को इतना ग्रो किया। वो छोटा लड़का इतना चालाक कैसे हो सकता है, वो अपनी स्किल्स को बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सभी को खत्म कर देगा। हम ऐसा होने का जोखिम नहीं उठा सकते, इसीलिए तुम मेंग को मेरे पास लेकर आओ। मगर सैनिक उन्हें बताता है कि मेंग यहाँ नहीं है, वो पहाड़ों में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। मोशी को गुस्सा आता है कि वो बेवकूफ हमेशा लड़कियों के बारे में सोचता है। मूली अपने डेड से कहता है कि आप चिंता ना करें, अगर जियोयान का मेंग से सामना हुआ तो मेंग उसे खत्म कर देगा क्योंकि वो 8 स्टार प्रैक्टिशनर है। मोशी कहता है कि मेंग जितना मूर्ख है उस हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता। वहीं हम मेंग को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है, लेकिन तभी उसके सभी सैनिकों को कोई मार देता है। मेंग जब बाहर आता है तो जियोयान होता है, इसीलिए उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, क्या तुम नहीं जानते कि मैं वुल्फहेड का तीसरा चीफ हूँ। जियोयान कहता है कि मुझे पता है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर
पर तुम्हें मारने आया हूँ, और वो उस पर एक पत्थर से हमला करता है तो मेंग को गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है कि अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। जियोयान उस पर हमला करता है और उसे मारने लग जाता है, मगर इससे वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो जियोयान से कहता है कि मैं द डिफेंसिव रॉक टेक्निक जानता हूँ, और वो अपनी ट्विन फिस्ट पावर से उस पर हमला करता है। जियोयान उसका हमला रोकता है, मगर इससे उसके मुंह से खून निकल आता है, जिससे जियोयान को लगता है कि वाकई इसकी डिफेंसिव रॉक टेक्निक पावरफुल है। मेंग अब जियोयान को पकड़कर मारने लग जाता है और 4 मेजर पावर स्पिन से जियोयान को दूर फेंक देता है और उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। मगर तभी जियोयान पत्थर से बाहर निकल आता है, जिसे देखकर मेंग कहता है कि कैसे हो सकता है। जियोयान अपनी तलवार को बाहर निकालकर कहता है कि थर्ड चीफ, तुम क्या कह रहे थे? तुम मुझे फोड़ना चाहते हो, और उस पर हमला करके दूर गिरा देता है। मेंग वापस से उड़ जाता है और जियोयान पर एक पत्थर फेंकता है, मगर जियोयान की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होने की वजह से वो उसे आसानी से तोड़ देता है और मेंग पर फुल स्पीड से ऑक्टेन ब्लास्ट पावर से हमला करता है, जिससे मेंग दूर गिरकर घायल हो जाता है। मास्टर जियोयान को कहते हैं कि तुम्हारा मैजिकल बीस्ट माउंटेन में प्रशिक्षण व्यर्थ नहीं गया। तभी मेंग वापस खड़ा होकर कहता है कि तुम अपनी पावर से मुझे खत्म नहीं कर सकते। तो जियोयान अपनी पावर से उसकी बॉडी को ब्लास्ट कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि जब सैनिक मेंग की बॉडी को मुष्टि के पास लेकर जाते हैं तो मेंग की मौत से बहुत गुस्सा होता है। सैनिक उन्हें बताता है कि इसे जियोयान ने मारा। मेंग गुस्से में अपने सभी साथियों को कहता है कि मैं अब जियोयान को खत्म कर दूंगा, और अगर तुम्हें जियोयान कहीं भी नजर आए तो अपनी बॉस की सीटी से मुझे बुला लेना। वही हम यीजिन को देखते हैं, जिसे भी इस बात की खबर मिल जाती है कि जियोयान उसे बचाने आ रहा है और वुल्फेड मर्सेनरी ग्रुप के थर्ड चीफ मेंग को उसने मार दिया, जिससे वो समझ जाती है कि जियोयान ने 1 महीने में ही अपने लेवल को काफी बढ़ाया है। जो उसने एक 8 स्टार डू पेटिशनर को भी मार दिया। तभी वहाँ कोई डोर नॉक करता है और मिस्टर आओ नाम का आदमी उससे मिलने आता है, जिसने उसे यहाँ पर कैद कर रखा था। आओ यीजिन से उसका हालचाल पूछता है। यीजिन बताती है कि मैं ठीक हूँ, पर आप यहाँ क्यों आए? आओ से कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम जियोयान को जानती होगी, तुम उसके साथ गुफा में थी। यीजिन कहती है कि आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, मैं बस पहाड़ से गिर गई थी और जियोयान ने मेरी जान बचाई। हम वहाँ खजाने की तलाश में गए थे, मगर उससे झूठ बोलती है कि हमें वहाँ कोई खजाना नहीं मिला, लेकिन वुल्फेड को वहाँ अलग रास्ते पर जाने से खजाना मिला था। इसीलिए आपको जाकर देखना चाहिए कि उस वुल्फेड ग्रुप को उस खजाने में क्या मिला। मिस्टर आओ को उसकी बात सही लगती है और वो कहता है कि मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा, और वहाँ से चला जाता है। ये जिन काफी परेशान होती है और कहती है कि जियोयान तुम कहाँ हो? वही हमें जियोयान को दिखाया जाता है, जिसे उसके मास्टर बताते हैं कि तुम्हें इस बात का जरूर इल्म होगा कि भविष्य में तुम्हारे विरोधी और ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं, इसीलिए मुझे तुम्हें भी मजबूत बनाना होगा। और वो उससे हेवी ब्लैक रूलर स्वॉर्ड मांगते हैं। जियोयान उन्हें वो दे देता है। याओ लाओ से नदी के बीच बने एक लोटस स्टेचू पर ले जाते हैं, जहाँ उस स्वॉर्ड में एक स्टोन कल्टीवेटर स्किल ऐड करने लगते हैं, जो कि डी क्लासिफाइड टेक्निक थी, जिसका नाम फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी था, जिसके एक हमले से वहाँ बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती है। फिर वो उस तलवार को वापस जियोयान के पास फेंक देते हैं और उसके सर पर हाथ रखकर फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी टेक्निक का ज्ञान देते हैं और बताते हैं कि लो रैंक की डी क्लास टेक्निक है, बट इससे फुल पोटेंशियल से लहरों और पहाड़ों को एक झटके में तोड़ा जा सकता है। जियोयान कहता है कि शानदार कौशल है। याओ लाओ बताते हैं कि तुम्हें अपनी वर्तमान शक्ति के साथ इस स्किल का एक से अधिक बार उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर तुमने इसका दूसरी बार यूज किया तो इस बात का इल्म रखना कि तुम्हें गंभीर आंतरिक चोटें लगेगी, और अगर ऐसा हुआ तो एक कल्टीवेटर के रूप में तुम्हारे फ्यूचर में लेवल प्रभावित हो सकता है। इसीलिए इस स्किल का बिल्कुल भी यूज ना करें जब तक कि जरूरी ना हो। जियोयान उनकी बात समझ जाता है और अब वो वही नदी के बीच कल्टीवेशन करने लगता है। तभी वहाँ वुल्फेड ग्रुप के सैनिक आ जाते हैं, जो विसल बजाकर अपने साथियों को भी वहाँ बुला लेते हैं। मूली भी वहाँ जाता है। जियोयान उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कम आका। मूली कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि हमारी फिर मुलाकात होगी। तभी जियोयान अपने जेब से कुछ निकालने लगता है, जिससे सभी डर जाते हैं, मगर वो सिर्फ एक स्टिक थी। मूली उसे कहता है कि अगर तुम सिवा में खजाने की चाबी सौंप दो तो मैं अपने पिता को तुम्हें जीवित छोड़ने के लिए मना सकता हूँ। जियोयान हंसता हुआ कहता है कि तुम्हारा पिता मेरा क्या उखाड़ लेगा। मूली अपने सभी साथियों से उस पर फायर एरो से हमला करवाता है। जियोयान अपनी सोर्ड से उन सभी एरो से बच जाता है और भागकर वहाँ से जाने
लगता है तो मुली अपने सभी साथियों से कहता है कि जियोयान के पास जुआन लेवल की फाइटिंग टेक्निक है, इसीलिए जो कोई भी उसे मारेगा वो टेक्निक उसकी होगी। सभी उसे मारने के लिए उसके पीछे बढ़ जाते हैं। जियोयान कहता है कि कुत्ते का बेटा उसके जितना ही शातिर है। जियोयान वहाँ से भागने लगता है, मगर आगे खाई आने की वजह से रास्ता खत्म हो जाता है। तभी मुशी भी आ जाता है, जो जियोयान से कहता है कि तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। जियोयान कहता है कि मेरा एक प्लान था तुम सभी को एक साथ इकट्ठा करने का, और अब जब पूरा परिवार एक साथ है तो मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। मोशी उसे कहता है कि चुपचाप मुझे वो चाबी सौंप दो, जिससे मैं तुम्हें आराम से मारने का वादा करता हूँ। मगर जियोयान उनके सामने ही उस चाबी को राख में बदल देता है। मोशी गुस्से में अपनी फिनिक्स स्टेप पावर को एक्टिवेट करता है और जियोयान पर अपने स्पीयर से हमला करने लगता है। जियोयान उसके वार से बचता है, मगर वो उसे दूर गिरा देता है। जियोयान सोचता है कि आदमी बहुत सख्त है और वो अपने पैरों से भी काफी तेज चल रहा है। तभी मुशी वापस उस पर हमला करने लगता है, मगर जियोयान अपनी सोर्ड से उसके हमले को रोक लेता है, मगर वो जियोयान को दूर गिरा देता है और अब वो जियोयान को गर्दन से पकड़कर मारने लगता है। मगर जियोयान अपनी फायर बम पावर से उस पर हमला करके खुद को बचा लेता है। जियोयान कमजोर पड़ रहा था और अब उसके पास फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी टेक्निक को यूज करने के अलावा अब कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए उस स्किल को एक्टिवेट करने लगता है, जिससे मुशी भी डर जाता है। मगर मुशी डू मास्टर था, इसीलिए उस पर विंड ब्लेड डांस पावर से हमला करता है, जिससे उन दोनों की पावर टकराने की वजह से एक ब्लास्ट होता है। मगर जियोयान की फ्लेम स्प्लिटिंग टेक्निक बहुत पावरफुल थी, जिससे मुशी को दर्द होता है। वो सोचता है कि मैंने कभी अनुमान नहीं लगाया था कि यह बच्चा इतना मजबूत होगा, और वो कहता है कि आज मैं इसे यही मार दूंगा। जियोयान भी कमजोर हो चुका था और वो कहता है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। आज की लड़ाई में हमेशा याद रखूंगा और हम दोबारा फिर मिलेंगे और मैं अपना बदला लूंगा। तभी वो नीचे खाई में गिर जाता है। मुशी को लगता है कि वो नहीं बचेगा, मगर जियोयान की ईगल विंग्ड टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है और उड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि जियोयान एक नदी के किनारे होता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और वहाँ उसके पास यूनियन का सिक और वेस्ट और एक स्क्रॉल पड़ा हुआ था। जियोयान यूनियन का आवाज लगाता है, मगर वो वहाँ से जा चुकी थी। इससे जियोयान बहुत दुखी होता है। मास्टर कहते हैं कि क्या अभी भी तुम उसे याद कर रहे हो और मैं तुम्हारी उसे ढूंढने में मदद करूं? जियोयान कहता है कि क्या आप सच कह रहे हैं? मास्टर बाहर निकलकर कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, वो लड़की डुहांग लेवल पर थी, इसीलिए वो तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए नहीं आएगी कि तुम उसे देखना चाहते हो, मगर उसने तुम्हारे लिए एक प्रेशियस गिफ्ट छोड़ा है। जियोयान कहता है कि क्या आप इस वेस्ट और इस फाइटिंग स्क्रॉल की बात कर रहे हैं? मास्टर उसे बताते हैं कि उसका गिफ्ट और भी बड़ा है और उसे लेवल चेक करने को कहते हैं। जियोयान जब अपना लेवल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो 9 स्टार डू प्रैक्टिशनर बन चुका है, जिससे वो हैरान होकर मास्टर से पूछता है कि कैसे हुआ। मास्टर बताते हैं कि कल रात हालात बहुत खतरनाक हो गए, तुम्हारी जान जाने वाली थी। मुझे लगा कि वो लड़की तुम्हें छोड़कर जा रही है और मैं तुम्हें बचाने के लिए बाहर आने वाला था, लेकिन उस लड़की ने अपनी जान जोखिम में डाली और उसने तुम्हारी बॉडी से लगकर अपनी डोकी पावर को तुम्हारे साथ जोड़ लिया ताकि उसकी एनर्जी तुम्हारे पर्पल फ्लेम को गाइड कर सके, जिससे तुम पर्पल फ्लेम पर काबू कर पाए और तुम्हारी सभी चोटें ठीक हुई। साथ ही से तुम्हारी पावर भी बढ़ गई, मगर वो तुम्हारे जागने से पहले ही यहाँ से चली गई। मास्टर जियोयान से वो स्क्रॉल ले लेते हैं जिसमें लेवल 2 फाइटिंग टेक्निक थी, जिसका नाम एक्सप्लोडिंग स्टेप्स था। मास्टर जियोयान से कहते हैं कि अब तुमने 2 लेवल को जंप कर लिया है, पर तुम्हारी फाउंडेशन अभी भी स्टेबल नहीं है, इसीलिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। मगर तुम मुशी को हराना चाहते हो। जियोयान ट्रेनिंग लेने लग जाता है। मास्टर उसे एक्सप्लोडिंग स्टेप टेक्निक का यूज करके बताते हैं, जिसके लिए वो तेजी से जंप करते हैं और ऑक्टेन ब्लास्ट पावर से एक पहाड़ को तोड़ देते हैं। जियोयान ये देखकर बहुत खुश होता है। मास्टर उसे बताते हैं कि एक्सप्लोडिंग स्टेप्स और ऑक्टेन ब्लास्ट पावर को मर्ज करके एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बैट मूव बनाया जा सकता है। जियोयान यूनियन को इसके लिए थैंक्स कहता है, तो मास्टर कहते हैं कि तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए, पर कोई बात नहीं। फिर उसे बताते हैं कि हो सकता है कि यूनियन ने तुम्हारी बॉडी में क्रिस्टल की पर्पल फ्लेम को वश में कर लिया हो, पर अगर तुम अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए पर्पल फ्लेम का यूज करते हो तो यह तुम्हारी इटर्नल एनर्जी को एक्सप्लोडिंग के पॉइंट तक स्वेल कर सकता है। एमेथिस्ट विंग्ड लायन किंग पर्पल फ्लेम की पावर के साथ सभी लेवल को पार करने में सक्षम है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी फिजिकल बॉडी स्ट्रॉन्ग है, पर तुम्हें पर्पल फ्लेम से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम इस फ्लेम
की मदद से डूम मास्टर बनने की सोच रहे हो तो मुझे डर है कि तुम राख के ढेर में बदल जाओगे। जियोयान कहता है कि इसका मतलब ये है कि मेरी ये दवा जहर निकली। याओलाओ बताते हैं कि तुम्हें इस महीने हर दिन 5 या उससे अधिक फर्स्ट रैंक के जानवरों का शिकार करना होगा। लड़ने से ही तुम अपनी फाइटिंग एनर्जी को स्थिर कर पाओगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हेवनली फ्लेम मिलने पर भी तुम उसे अवशोषित नहीं कर सकोगे। जियोयान कहता है कि 5 बीस्ट को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एक दिन में 10 जानवरों का शिकार कर सकता हूँ। मास्टर कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो और काम पर लग जाओ। जियोयान सोचता है कि मुझे कुछ भी करके डूम मास्टर बनना है जिससे मैं मुशी से बदला ले पाऊंगा। फिर हम लिंगर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कागेंग नाम के आदमी के साथ भाग रही होती है क्योंकि वुल्फहेड मर्सेनरी ग्रुप के लोग उनके पीछे थे। लिंगर काफी थक जाती है और वो कामेंग से कहती है कि मैं अब और नहीं भाग सकती। तभी उन्हें वुल्फहेड मर्सेनरी ग्रुप के पास आने की आवाज आती है, इसीलिए कागेंग लिंगर से कहता है कि तुम्हें भागते रहना होगा। लिंगर भागने लगती है मगर वो नीचे गिर जाती है और कागेंग से कहती है कि मैं अब और नहीं भाग सकती, इसलिए तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। मगर कागेंग अपनी तलवार निकालकर गेनमो का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहाँ जियोयान आ जाता है जो उसे कहता है कि गेनमो जो वुल्फहेड ग्रुप का सेकंड चीफ है, क्या तुम उसी से डरकर भाग रहे हो। कागेंग जियोयान को बताता है कि हमारे लूट को चुराना चाहता है और वो लिंगर को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। जियोयान उसे कहता है कि मैं भी गेनमो से खेलना चाहता हूँ, पर तुम कौन हो। कागेंग बताता है कि मैं ब्लडी बैटल मर्सेनरी ग्रुप से हूँ और ये मेरी साथी लिंगर है। लिंगर जियोयान से कहती है कि तुम बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम अहंकारी बनने का दिखावा कर रहे हो, इसीलिए तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। तब यहाँ गेनमो अपने साथियों के साथ आने लगता है तो जियोयान पहले आगे चला जाता है और वो जैसे ही एक पेड़ पर जंप करता है तो नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर लिंगर कहती है कि बच्चा सचमुच पागल है, इसीलिए हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। कागेंग कहता है कि तुम सही कह रही हो, हम साथ लड़कर सभी जीवित रह सकते हैं। जियोयान गेनमो और उसके साथियों के सामने आ जाता है और अपनी एक्सप्लोडिंग स्टेप्स टेक्निक का यूज करके गेनमो को घोड़े से नीचे गिरा देता है। गेनमो के सैनिक उसे मारने आने लगते हैं लेकिन जियोयान अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और गेनमो के सभी सैनिकों को मारने लग जाता है। एक सैनिक वहां से भागने लगता है लेकिन जियोयान अपनी वैक्यूम पंप टेक्निक से उसे खींचकर मार देता है। गेनमो से कहता है कि तुम कौन हो और सभी के सामने मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कर रहे हो। जियोयान उसे कहता है कि क्या तुम गेनमो हो। गेनमो कहता है कि तुम मेरा नाम इतनी सहजता से नहीं ले सकते और उस पर अपने किक से हमला करता है, मगर जियोयान को इससे बिल्कुल भी घंटा फर्क नहीं पड़ता और उसे एक झटके में ही दूर कर देता है। गेनमो जियोयान को मारने की कोशिश करता है मगर उसे कुछ नहीं होता और जियोयान उसे दूर गिरा देता है। उनकी लड़ाई लिंगर और कागेंग भी देख रहे होते हैं। लिंगर कहती है कि वास्तव में मैंने उस लड़के को कम आंका, मुझे नहीं पता था कि वो इतना शक्तिशाली होगा। गेनमो जियान से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है तो जियोयान कहता है कि मैं तुम्हारा दादा हूँ। गेनमो समझ जाता है कि वो जियोयान है और उसे कहता है कि तुम अब तक कैसे जिंदा हो। ये सुनकर कागेंग भी कहता है कि यह वही लड़का है जिसने वुल्फहेड मर्सेनरी ग्रुप के लिए परेशानी खड़ी कर रखी है। गेनमो अब अपनी लाठी को बाहर निकाल लेता है और फुल जोश में उसे कहता है कि अब तुम्हें स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और उस पर अपनी लाठी से हमला करता है मगर जियोयान उसकी लाठी पकड़ लेता है और उसे दूर गिरा देता है। जियोयान अब उस पर अपनी तलवार से हमला करता है मगर वो अपनी लाठी से उस हमले को रोकने की कोशिश करता है। वो अपना पूरा जोर लगा रहा था क्योंकि वो तलवार बहुत भारी थी। जियोयान उसे कहता है कि आज मेरी नहीं तुम्हारी मृत्यु का दिन है और अपने पर्पल फ्लेम को एक्टिवेट करके उसे दूर फेंक देता है। ये हमला इतना पावरफुल था कि वहाँ दरारें पड़ने लगती है मगर गेनमो को कुछ नहीं हुआ था, इसीलिए जियोयान उछलकर तलवार से उसे मारने लगता है लेकिन गेनमो यीजिन का नाम लेता है जिससे वो रुक जाता है। गेनमो से बताता है कि मेरे पास यीजिन के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसे 1000 मेडिसिन हाउस के मिस्टर आओ ने अपने हाउस में कैद कर रखा है और वो एक दुष्ट आदमी है जो यीजिन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ तक कि हमारा बॉस मुशी भी उससे डरता है और मुझे लगता है कि मिस्टर आओ ने यीजिन को अपने पास सिर्फ कैजुअल ड्रिंक्स के लिए नहीं रखा बल्कि वो रेनबो पॉइजन बुक को हासिल करना चाहता है। जियोयान सोचता है कि यीजिन की जान को गंभीर खतरा है। तभी गेनमो कागेंग पर हमला कर देता है और लिंगर से कहता है कि तुम मेरी बंधक बनोगी और उसे पकड़कर जाने लगता है मगर तभी जियोयान लिंगर के आगे आ जाता है और एक्सप्लोडिंग स्टेप्स टेक्निक से गेनमो को जान से मार देता है मगर वो एक सैनिक को वहाँ से भागकर जाने देता है। कागेंग जियोयान को धन्यवाद
देता है कि तुमने हमारी मदद की। जियोयान कहता है कि कोई बात नहीं और वो वहाँ से चला जाता है। लिंगर को जियोयान बहुत औसम लगता है। जियोयान भागता हुआ आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि जिन मैं आ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि जियोयान शिरियाओ के 1000 मेडिसिन हॉल में पहुँच गया था, जहाँ दो सैनिक बातें कर रहे थे कि गेनमू को किसी जवान लड़के ने मार डाला और वो लड़का एक बड़े आकार की रूलर ब्लेड का यूज करता है। जियोयान चुपके से ये जिन के कमरे में घुस जाता है। ये जिन उसे देखकर खुश होती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र थी। जियोयान उसे शांत रहने को कहता है क्योंकि सैनिक उस तरफ आ रहे थे, इसीलिए वो खिड़की को बंद कर देता है जिससे सैनिक उन्हें नहीं देख पाते। जियोयान ये जिन से कहता है कि तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, इसीलिए अपना सामान पैक करो और मेरे साथ आओ। ये जिन मना करती हुई दूर हो जाती है तो जियोयान उससे पूछता है कि क्या गलत हुआ। वो बताती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अगर वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप को इस बारे में पता चला तो वो मुझे ढूंढने आएंगे और मेरे गांव के निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाएंगे। जियोयान उसे बताता है कि मैं उन कमीनों से छुटकारा पाने जा रहा था, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता थी, इसीलिए मैं सबसे पहले तुम्हें बचाने आया। ये जिन कहती है कि तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। जियोयान कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। ये जिन उससे चुप रहने को कहती है और अपने साथ ले जाकर कहती है कि तुम्हें अभी आराम करना चाहिए, हम उनसे बाद में निपटने की योजना बनाएंगे। फिर उसे चाय पिलाती है। वही हमें मुशी को दिखाया जाता है जो गेनमू की मौत से दुखी होता है। मोली अपने सभी सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ जियोयान को ढूंढो और मार डालो, उस पर बिल्कुल दया मत करना। तो सभी सैनिक पूरे जोश में वहाँ से निकल जाते हैं। वही शिरियाओ को भी पता चल गया था कि कोई यीजिन के पास आया है, इसीलिए अपने सैनिकों के साथ उसके कमरे में आता है और यीजिन से पूछता है कि लड़का कौन है। तो उन्हें झूठ कहती है कि मेरा भाई है। शिरियाओ कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा एक भाई होगा, पर यह 1000 मेडिसिन हाउस में क्या लेने आया है। जियोयान उसे कहता है कि मैं यीजिन को आज रात यहाँ से ले जाने का इरादा कर रहा हूँ। शिरियाओ यीजिन से पूछता है कि तुम मेरे मेडिसिन हाउस में रहकर खुश नहीं हो। एक सैनिक समझ जाता है कि वो जियोयान है, इसलिए वो धीरे धीरे वहाँ से खिसकने लगता है। यीजिन कहती है कि बेशक आपने मेरी अच्छी देखभाल की और मेरा यहाँ रहना सुखद रहा। शिरियाओ कहता है कि फिर तुम यहाँ से क्यों जाना चाहती हो। यीजिन बताती है कि मुझे कुछ दूसरे काम करने हैं, इसीलिए मैंने जगह छोड़ने का फैसला लिया और उन्हें टोकन के रूप में कुछ सिक्के देती है। शिरियाओ से कहता है कि तुम वास्तव में नहीं जानती कि मुझे अपनी देखभाल के भुगतान के बदले में क्या चाहिए, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ये भाई जियोयान के अलावा और कोई नहीं है। अगर वुल्फहेड मर्सनरी सैनिकों को इसके बारे में पता चला कि तुम यहाँ हो तो तुम संकट में आ सकते हो। यीजिन परेशान होकर कहती है कि तुम क्या चाहते हो। शिरियाओ कहता है कि तुम मेरे साथ खेल मत खेलो, मुझे पता है कि रेनबो पॉइजन बुक तुम्हारे पास है, उसे मुझे दे दो। यीजिन कहती है कि आपको जरूर गलतफहमी हुई होगी, मेरे पास रेनबो पॉइजन बुक कैसे हो सकती है। शिरियाओ अपने सैनिकों को बुला लेता है और कहता है कि अगर आज तुम मुझे पॉइजन बुक नहीं सौंपोगी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और तुम्हारे भाई जियोयान का जीवन भी यहीं खत्म हो जाएगा। जियोयान कहता है कि ये गुंडे मेरा क्या उखाड़ लेंगे और अपनी तलवार को बाहर निकालता है, जिससे सभी सैनिक डर जाते हैं। शिरियाओ एक कुर्सी को आगे करके उस पर बैठ जाता है और जियोयान से कहता है कि तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे पास कौशल है तो तुम मेरे मेडिसिन हाउस में आसानी से टहल सकते हो। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस मोमेंट पर मैंने इस कमरे में प्रवेश किया था मैंने पहले ही यहाँ जहर छोड़ दिया था, इसीलिए अब तुम्हें कमजोरी महसूस होगी। वही हम देखते हैं कि शिरियाओ का एक खबरी मोशी को बताता है कि हम जानते हैं कि जियोयान अभी कहाँ है। मोशी पूछता है कि कहाँ है वो। सैनिक बताता है कि वो 1000 मेडिसिन हाउस में है। मोशी गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसे कहता है कि उसके साथ कितने लोग हैं। तो वो बताता है कि वो सिर्फ अकेला है। तो मोशी उसे साइड में फेंक देता है और कहता है कि सभी सैनिकों को इकट्ठा करो, हम अभी मेडिसिन हाउस जाएंगे। दूसरी तरफ जियोयान को गुस्सा आता है मगर यीजिन उसे रोक लेती है और मिस्टर हाउ से कहती है कि तुम्हारे पास पॉइजनिंग स्किल है, पर मैंने इसके असर को पहले ही बेअसर कर दिया है क्योंकि मैंने जियोयान को पहले चाय में मिलाकर एंटीडोट पिला दिया था। और शियाओ के पास जाकर कहती है कि तुम्हें मेरी पॉइजन स्किल से डरना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से कोई भी मेरे 3 फीट के दायरे में आने की हिम्मत नहीं करता, मगर फिर भी तुम मुझसे मिलने आए। वास्तव में तुम लापरवाह हो, तुम मेरी छुपी हुई कुर्सी पर कैसे बैठ सकते हो। शिरियाओ जल्दी से उठ जाता है और देखता है कि उस चेयर पर बहुत सारा जहर है। यीजिन उसे बताती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। शिरियाओ की बॉडी में जहर फैलने लग गया था। यीजिन उसे बताती है कि मेरा जहर खतरनाक है, तुम्हें 7 दिन और रात तक दर्द महसूस होगा। सबसे पहले तुम्हारी हड्डियां टूटेगी और थकावट से तुम मारे जाओगे, लेकिन मेरा एंटीडोट तुम्हें ठीक कर सकता है और शायद उस चाय के बर्तन में कुछ बचा हो। शिरियाओ टी पॉट में से
एंटीडोट पीने लगता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं बचा था। ये जिन कहती है कि खाली है, ये अच्छा नहीं हुआ। शिरियाओ को गुस्सा आता है, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था और अपने घुटनों पर बैठकर उसे कहता है कि अपनों के खातिर तुम मुझे जिंदा छोड़ दो, मुझे अभी जीना है। ये जिन उसे कहती है कि तुम हमें जाने दो और मैं तुम्हें एंटीडोट दूंगी। शिरियाओ अपने सैनिकों को वहाँ से चले जाने को कहता है। सैनिक बाहर चले जाते हैं। ये जिन जियोयान को कहती है कि अब हमें चलना चाहिए। जियोयान कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी चालाक होगी। ये जिन उसे बाहर लेकर आती है और अपनी ईगल को वहाँ बुला लेती है, जिसका नाम जियोलेन था। शिरियाओ बाहर आता है और कहता है कि अब मुझे एंटीडोट दे दो। जियोयान और ये जिन ईगल पर बैठकर जाने लगते हैं और जाते जाते ये जिन उसे एंटीडोट दे देती है और कहती है कि दूसरों के लिए मतलबी होना छोड़ दो। शिरियाओ से एंटीडोट के लिए थैंक्स कहता है। फिर हम देखते हैं कि मुशी के सभी सैनिक मेडिसिन हाउस की सीमा के बाहर जियोयान की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी जियोयान वहाँ जाता है। जियोयान मुशी से कहता है कि मैं तुमसे वापस लड़ना चाहता हूँ, तो मुशी अपने सभी सैनिकों को आगे भेज देता है। जियोयान मुशी से कहता है कि तुम्हें इतना समय हो गया, लेकिन अभी भी तुम अपने सैनिकों के पीछे छिपकर रहते हो। मुशी कहता है कि एक रणनीति है। जियोयान कहता है कि तुम्हारे पीछे जो मूर्ख है वो भी ऐसे ही स्टूपिड आइडिया के साथ आया था। मुशी अपने सैनिकों को उसे मारने को कहता है, जिससे वो आगे बढ़ने लगते हैं। जियोयान अभी अपनी तलवार से उन्हें खत्म करने लगता है और वो पर्पल फ्लेम का भी यूज करता है। ये जिन भी जियोयान की मदद करती है और वो पॉइजन से सैनिकों पर हमला करती है, जिससे वो सभी खत्म हो जाते हैं। मुशी जियोयान से कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता और अब देखते हैं कि तुम मेरी डो की पावर के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करते हो। और वो अपना स्पीयर लेकर लड़ने को तैयार हो जाता है और फिनिक्स स्टेप टेक्निक से जियोयान पर हमला करने लगता है। जियोयान उसके हमले से बचता है और उस पर भी अपनी एक्सप्लोडिंग स्टेप टेक्निक से हमला करता है, मगर मुशी सिजलिंग स्टिंग पावर से जियोयान के हमले को रोक देता है और जियोयान दूर चला जाता है और उसकी तलवार वहीं गिर जाती है। मुशी कहता है क्या चाहे कुछ भी हो, पर तुम यही मरने वाले हो। जियोयान कहता है कि तुमने पिछली बार भी ऐसे ही शब्द कहे थे। मुशी जियोयान की तलवार उठाने लगता है, मगर वो काफी भारी होने की वजह से उसे बहुत मुश्किल होती है। जियोयान कहता है कि इसे चलाना इतना आसान नहीं है और वो मुशी पर फायर पाम टेक्निक से हमला करके वैक्यूमेंट पावर से अपनी तलवार को वापस ले लेता है। जियोयान अब उस पर एक्सप्लोडिंग स्टेप्स और ऑक्टेन ब्लास्ट ट्रिक को मर्ज करके हमला करता है, जिससे मुशी के सीने में ब्लास्ट होता है और वो दूर गिर जाता है। मुशी कहता है कि मुझे नहीं पता था कि डू प्रैक्टिशनर को भी इतनी एडवांस फाइटिंग टेक्निक के बारे में पता होगा और अब मैं तुम्हें अपनी नई डेवलप टेक्निक दिखाऊंगा। और उसे बताता है कि तुम्हें ओरिजिन को जो तीसरा बॉक्स मिला था उसे मैंने खोल लिया, जिससे मुझे हाई लेवल फाइटिंग टेक्निक मिली, जिससे तुम अब मर जाओगे। और जियोयान पर हमला करने लगता है। जियोयान भी इससे थोड़ा डर जाता है और अपने मास्टर से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मुशी उस बॉक्स को जबरदस्ती खोल लेगा और अब मैं उससे नहीं लड़ सकता। मास्टर उसे कहते हैं कि अपनी फ्लेम का यूज करो। जियोयान पर्पल फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है। मुशी जियोयान पर वाइल्ड लाइन रोर पावर से हमला करता है, मगर जियोयान उस पर अपनी फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी टेक्निक से हमला करता है, जिससे उसकी पावर लो एंड रोर पावर को रोक देती है और वहाँ एक भंवर बन जाता है, जिससे मुशी के सैनिक चपेट में आ जाते हैं और मुशी भी उस पर्पल फ्लेम की चपेट में आ गया था, जिससे वो मारा जाता है। ये जिन जियोयान के पास आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जियोयान कहता है कि मैं ठीक हूँ। तभी सैनिक के वेश में छिपा हुआ मूली जियोयान पर धोखे से हमला कर देता है और उसे तलवार से इंजर्ड कर देता है। जियोयान उसे दूर फेंक देता है। ये जिन काफी दुखी होती है कि मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी। जियोयान उसे कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैंने सेफ्टी आर्मर पहना है। ये जिन कहती है कि तुम वास्तव में कमाल हो, पर तुम थके हुए हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देर शांति से विश्राम करवाने के लिए एक जगह लेकर चलना चाहती हूँ। जियोयान कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद और वो दोनों ईगल पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि जिन जियोयान को लेकर मेडिसिन वैली में जाती है, जो एक बहुत ही खूबसूरत जगह होती है जो पहाड़ों में छिपी हुई थी। मास्टर जियोयान को बताते हैं कि इस वैली की ऊर्जा प्योर है, इसीलिए तुम्हें डू मास्टर यानी थर्ड लेवल पर पहुँचने में मदद करेगा। ये जिन जियोयान से कहती है कि क्या तुम्हें ये जगह पसंद आई। जियोयान कहता है कि वास्तव में ये जगह अलग और दुर्गम है और तुमने ये जगह कैसे ढूंढी। ये जिन बताती है कि मैं भी इस जगह के बारे में नहीं जानती थी। अगर लेन ने इस जगह को नहीं खोजा होता और अभी मैं यहाँ कुछ जड़ी बूटियाँ लेने आई हूँ जिनका रेनबो पॉइजन बुक में वर्णन है। जियोयान कहता है कि मैं भी अपनी कल्टीवेशन और मेडिसिन पर यहाँ काम कर सकता हूँ। ये जिन उसे अपने साथ वहाँ मौजूद घर में लेकर जाती है और उसे बताती है कि यह जगह छोटी है, पर क्या तुम यहाँ एडजस्ट कर
चलोगे? जियोयान कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जिन कहती है कि तुम कैसी नॉनसेंस जैसी बातें कर रहे हो और मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। जियोयान अब वहीं रहने लगता है और कल्टीवेशन करने लगता है। ये जिन भी वहाँ मेडिसिन कलेक्ट कर रही होती है। जियोयान भी ये जिन की जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करने में मदद करता है। जियोयान को पसीना आने लगता है तो ये जिन उसे रुमाल देती है। फिर जब वो साथ में बैठकर खाना खा रहे थे तो ये जिन को चक्कर आने लगते हैं। जियोयान उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या हुआ? ये जिन कहती है कि शायद मैं जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हुए थक गई और इसमें कोई गंभीर बात नहीं है, और वो डांस करने लग जाती है। उसका डांस देखकर जियोयान ख्यालों में खो जाता है। तभी मास्टर खांसते हैं और जियोयान को याद आता है कि उसे बिस्ट कोर को ढूंढना है। इसीलिए ये जिन से कहता है कि मैं भी वैली से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मैं अंधेरा होने से पहले वापस आ जाऊंगा और तुम मेरी फिक्र मत करना। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मास्टर जियोयान को जंगल में एक जगह पर लेकर आ गए थे। जियोयान मास्टर से कहता है कि क्या आपको पूरा यकीन है कि हम यहाँ रैंक 2 आइस बीस्ट को पकड़ सकते हैं? मास्टर उसके सर में मारकर कहते हैं कि तुम अपने मास्टर की इज्जत करना भूल गए हो, और क्या ये सब ये जिन के साथ रहने से हुआ? जियोयान कहता है कि ऐसा नहीं है। मास्टर उसे बताते हैं कि वो जगह है जहाँ आमतौर पर आइस बीस्ट पाए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ सिर्फ रैंक 2 के आइस बीस्ट मिले। वही हम एक आंख वाले डीमन को देखते हैं जो लिंगर और कागेंग पर हमला कर रहा होता है, और वो उसे नहीं जीत पा रहे थे। वो बिस्ट लिंगर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी वहाँ पर कागेंग की बहन आ जाती है जिसका नाम किंगे था, जो उस बिस्ट को अपने खंजर से मार देती है। फिर वो लिंगर से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? लिंगर नामे जवाब देती है और उन्हें बताती है कि गेनमू से लड़ाई के बाद मैं और कागेंग पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं और उन बिस्ट को मारना बस थोड़ा जबरदस्त है। किंगे उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। तभी वहाँ एक आइस बीस्ट आ जाता है जिससे वो डर जाते हैं क्योंकि वो सेकंड लेवल के बीस्ट का सामना नहीं कर सकते थे। वो बीस्ट उन पर अपने आइस स्पाइक से हमला करता है। किंगे बचाव में उसकी तरफ खंजर फेंकती है, मगर वो आइस स्पाइक फिर भी उसकी चेस्ट पर लग जाता है जिससे वो घायल हो जाती है, और वो बीस्ट वापस से उन पर अपने स्पाइक से हमला करता है। लेकिन तभी जियोयान अपनी तलवार वहाँ फेंक कर उन्हें बचा लेता है, और अब जियोयान भी वहाँ जाता है और अपनी एक्सप्लोडिंग स्टेप्स और ऑक्टेन ब्लास्ट का यूज करके उस आइस बीस्ट को जान से मार देता है और उसकी गर्दन में आइस को चेक करता है, लेकिन उसमें कोई कोर नहीं होता, जिससे वो निराश हो जाता है। लिंगर जियोयान को देखकर खुश होती है और दौड़कर उसके पास आ जाती है। वो उसे कहती है कि तुम बिल्कुल सही समय पर आए। कागेंग उसे कहता है कि भाई तुमने एक बार फिर हमारी जान बचाई, तुम बहुत धर्मी हो। और फिर उसे अपनी बहन किंगे से मिलवाता है और अपनी बहन को बताता है कि वही जियोयान है जिसने हमें गेनमू से बचाया था। किंगे जियोयान से मिलकर खुश होती है। कागेंग जियोयान से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियोयान कहता है कि मैं यहाँ रैंक 2 बिस्ट की तलाश कर रहा हूँ, मुझे आइस स्कोर हासिल करना है, मगर मुझे अभी तक आइस स्कोर नहीं मिला, पर मुझे तुम्हारी मदद करके अच्छा लगा। किंगे अपने लॉकेट को जियोयान को देती है और उसे बताती है कि आइस बीस्ट का मैजिक कोर है और तुम इसे ले सकते हो क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई, तुम इसे धन्यवाद के रूप में रख सकते हो। जियोयान उन्हें थैंक्स कहता है। फिर हम देखते हैं कि जियोयान जल्दी से वापस मेडिसिन वैली में ये जिन के पास आता है और उसे बताने लगता है कि मुझे रैंक 2 मैजिक कोर मिल गया, और अगर हमें आइस आर्ट पिल और पाथ प्रोटेक्शन पिल की सामग्री मिल जाए तो इससे मैं अपने पर्पल फ्लेम को कंट्रोल कर सकता हूँ। तभी जियोयान देखता है कि जिन नीचे बेहोश पड़ी हुई है, मगर मास्टर उसे पास जाने से रोकते हैं और बताते हैं कि इस लड़की की स्थिति बहुत गंभीर है, ये वो है फुल पॉइजन बॉडी के असर में है। जियोयान पूछता है कि क्या है, तो मास्टर बताते हैं कि कल्टीवेटर अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए जहर पर निर्भर करता है, लेकिन जब उसकी बॉडी जहरीली ऊर्जा को बनाए नहीं रख पाती तो जहर उन्हें धीरे धीरे अंदर से जलाने लग जाता है, जिससे इसकी धीरे धीरे मृत्यु हो जाएगी। जियोयान को भी याद आता है कि आज दिन में उसे चक्कर आए थे और अपने मास्टर से पूछता है कि क्या इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। मास्टर नामे जवाब देते हैं और कहते हैं कि बहुत मुश्किल है। फिर हम देखते हैं कि जिन की जब आँख खुलती है तो अपने पास जियोयान को देखकर खुश होती है, मगर वो खुद को बेड पर देखकर उससे पूछती है कि क्या तुमने मुझे टच किया? जियोयान कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, अगर मैं तुम्हें टच करता तो तुम्हारी जहरीली बॉडी की वजह से मैं ऐसे ही मर गया होता, और तुम चिंता मत करो, मैं अब तुम्हारा ख्याल रखूंगा और हम साथ मिलकर तुम्हारी इस पॉइजन बॉडी बीमारी से छुटकारा पाने का कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लेंगे। अब वो ये जिन के लिए दवाई बनाने लगता है। ये जिन उसे कहती है कि मैं 2 कॉन्टिनेंट की यात्रा करना चाहती हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे?
जियोयान उससे कहता है कि तुम अपने बीमार शरीर के साथ घूमने के सपने कैसे देख सकती हो। मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा और हम तुम्हारी बीमारी का इलाज ढूंढ कर रहेंगे, ये मेरा वादा है। ये जिन इससे खुश होती है। अब वो वापस आराम करने लगती है। अगले दिन जब उसकी आँख खुलती है तो बेड से उठने लगती है, मगर तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। जियोयान वहाँ आकर उसे संभालता है और कहता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। ये जिन कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तुम्हारे साथ कॉन्टिनेंट की यात्रा करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। और क्या तुम्हें वो मटेरियल मिले जिसकी तुम्हें तलाश थी? जियोयान कहता है कि मुझे कुछ हर्ब मिली पर वो काफी नहीं है, इसीलिए मैं कल और ज्यादा उन्हें ढूंढने की कोशिश करूंगा। फिर हम आखिरकार इस जगह को छोड़कर जा सकते हैं। ये जिन इससे बहुत खुश हुई, कहती है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगे? जियोयान मान जाता है। फिर वो दोनों साथ में बाहर ताजी हवा खाने आ जाते हैं। वो दोनों साथ बैठे हुए थे। ये जिन सोच रही होती है कि अच्छी चीजें जिंदगी में बहुत कम होती है और वो जियोयान से कहती है कि काश हम हमेशा ऐसे ही साथ रह पाते तो ये कितना अच्छा होता। जियोयान कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी बारिश होने लगती है। जियोयान कहता है कि हमें अब घर में चलना चाहिए। ये जिन कहती है कि मुझे बस थोड़ी देर और यहीं रुकना है और वो जियोयान के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि जियोयान अपनी जरूरत के सारे रॉ मटेरियल लेकर वापस ईजिन के पास आता है, मगर वो देखता है कि ईजिन घर में कहीं नहीं होती और उसे वहाँ ईजिन का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैं जा रही हूँ और तुम मुझे खोजने मत आना। तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। मेरी बीमारी की वजह से तुम्हारा ध्यान भंग होगा और जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे पास बहुत अधूरे काम है जिन्हें मुझे पूरा करना है और तुमसे मिलना एक सपने जैसा था जिसका अंत होना तय था। जियोयान इससे काफी दुखी होता है और बाहर पहाड़ों पर ईजिन को ढूंढने आता है, मगर वो उसे कहीं नहीं मिलती। जियोयान को ईजिन के साथ बिताए पुराने लम्हे याद आते हैं। मास्टर जियोयान को कहते हैं कि वो फुल पॉइजन बॉडी का कोई इलाज नहीं है, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि तुम अपना समय बर्बाद करो। वो एक बहुत समझदार लड़की थी। जियोयान ईजिन के लेटर को बाहर निकालता है और कहता है कि एक दिन मैं निश्चित रूप से तुम्हारा इलाज करूंगा। फिर हम देखते हैं कि जियोयान ईजिन के जाने के बाद अब कल्टीवेशन करने लग गया था, जिससे जियोयान की डोरमेंट एम्बिशन जाग गई थी और वो कुछ ही दिनों में पर्पल फ्लेम का यूज करने में कुशल हो गया, जब तक कि वो खुद का कंबाइंड फ्लेम मंत्र का उपयोग न करे। और अब जियोयान 1 स्टारडू मास्टर बन गया था, यानी उसकी पावर 3rd लेवल के विष के बराबर हो गई थी। अब जियोयान और उसके मास्टर ने टेगर रेगिस्तान जाने की योजना बनाई ताकि वो एक और हेवनली फ्लेम की खोज कर सके, मगर रेगिस्तान तक पहुंचने का रास्ता मोटे पंखों वाले पंछी की पीठ पर सवार होकर पूरा करना पड़ता था। और ऐसी एक ही जगह थी जहाँ ये क्रिएचर पाए जाते थे और उस सिटी का नाम था ब्लैक रॉक सिटी। अब हम देखते हैं कि जियोयान एक बग्गी में सवार होकर ब्लैक रॉक सिटी की तरफ बढ़ रहा था और उसे वो बड़े पंखों वाले जीव भी दिखाई देते हैं। जियोयान बग्गी के अंदर आ जाता है और कहता है कि पर्पल फ्लेम को अवशोषित करने के बाद भी मेरा फ्लेम मंत्र केवल एक लेवल इंक्रीज हुआ है। मास्टर से बताते हैं कि उम्मीद के मुताबिक है, क्योंकि फ्लेम मंत्र के विकास के लिए एक हेवनली फ्लेम का होना बहुत आवश्यक है और तुम्हारी पर्पल फ्लेम इस आवश्यकता को पूरा नहीं करती। लेकिन फिर भी यह काफी अच्छा है कि पर्पल फ्लेम ने इसके स्तर को एक लेवल बढ़ाया। इससे पहले कि तुम अपनी ट्रू हेवनली फ्लेम को एब्जॉर्ब करो, तुम्हें कुछ आवश्यक सामग्री को तैयार करना होगा। सबसे पहले तुम्हें ब्लैक रॉक सिटी के अल्केमिस्ट एसोसिएशन में जाकर एक एल्केमिस्ट बनना होगा, जिससे तुम्हें पिल रिफाइनिंग के बारे में और ज्यादा जानने में मदद मिलेगी। जियोयान उन्हें कहता है कि मैं पहले से ही एक एल्केमिस्ट हूँ, क्या उन्हें इस बारे में पता नहीं चलेगा? मास्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें अपनी पावर को छिपाने को किसने कहा? अब वो ब्लैक रॉक सिटी के बाजार में पहुंच जाते हैं, जहाँ के लोग काफी जल्दी में होते हैं। जियोयान एक दुकानदार से पूछता है कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन कहाँ है, तो सभी उसे देखने लग जाते हैं और वो समझ जाता है कि वो जरूर एक एल्केमिस्ट होगा और उसे उस तरह भेज देते हैं। जियोयान सोचता है कि उन लोगों ने मुझे इस तरह धक्का क्यों दिया। मास्टर से बताते हैं कि मैं तुम्हें एसोसिएशन में शामिल होने की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हेवनली फ्लेम को एब्जॉर्ब करने के लिए तुम्हें जिन चीजों की आवश्यकता होगी उन्हें एसोसिएशन तुम्हें दिलवाने में मदद कर सकता है। जियोयान मास्टर से पूछता है कि ब्लड लोटस पिल बनाने के लिए रैंक 3 के बिस्ट कोर की जरूरत होगी। मास्टर से बताते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा, पर एक हेवनली फ्लेम को अवशोषित करने के लिए मूल्य रूप से तुम्हें 3 चीजों की आवश्यकता होगी। ब्लड लोटस पिल केवल उनमें से एक है। जियोयान इससे हैरान होता है। मास्टर बताते हैं कि हेवनली फ्लेम के करीब जाने के लिए ब्लड लोटस पिल की आवश्यकता होगी क्योंकि तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा
जाएगा और इसके प्रोटेक्शन के बिना एक 2 स्टार डू एम्पर जो 7 लेवल बीस्ट के बराबर होता है वो भी इसे छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। साथ ही तुम्हें आयरिस स्पीड कोल्ड फाउंटेन की भी जरूरत होगी क्योंकि ब्लड लोटस पिल तुम्हारी बाहरी बॉडी की रक्षा करता है, जबकि आइस स्पीड कोल्ड फाउंटेन तुम्हारी आंतरिक बॉडी की रक्षा करेगा। जब तुम हेवनली फ्लेम को शुद्ध करोगे तो यह तुम्हें उसकी विनाशकारी गर्मी से जलने से बचाएगा। और आखिरी चीज जिसकी तुम्हें जरूरत है उसे एक्सेप्टेंस सोल कहते हैं, जो तुम्हारे शरीर के अंदर एक स्पेशल जगह को बनाएगी जिसका उपयोग स्वर्गीय ज्वाला को स्टोर करने के लिए किया जाएगा। जियोयान कहता है कि कितना कष्टदायक है, क्या होगा यदि मैं हेवनली फ्लेम के सामने इन चीजों का यूज ना करूं। मास्टर बताते हैं कि इन तीनों चीजों के बिना हेवनली फ्लेम को हासिल करना मरने जैसा है, लेकिन तुम्हें एक्सेप्टेंस सोल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास कुछ पुर्जे हैं जब मैं फ्लेम्स की तलाश किया करता था, और अब तुम्हें ब्लड लोटस पिल के लिए रैंक 3 बिश कोर और आइस स्पीड कोल्ड फाउंटेन की आवश्यकता होगी। जियोयान कहता है कि मैं उन्हें खोजने की कोशिश करूंगा। तभी उसे एल्केमिस्ट एसोसिएशन दिखाई देता है जो काफी विशाल था। जियोयान उसके अंदर चला जाता है मगर 2 गार्ड उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि क्या बच्चे तुम्हारे पास अंदर जाने के लिए ट्यूटर का सिफारिश लेटर है। जियोयान कहता है कि कौन सा सिफारिश लेटर। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम लिनफी था और वो अपने मास्टर आओतू के साथ वहाँ आई थी जो ब्लैक रॉक सिटी के टॉप एल्केमिस्ट में से एक है। लिनफी जियोयान को देखती है पर वो उसे भाव नहीं देती क्योंकि वो आज यहाँ एल्केमिस्ट एग्जाम को देने आई थी। मास्टर आओतू जब जियोयान को देखते हैं तो उन्हें अजीब सा लगता है और अंदर जाने लगते हैं। लिनफी अपने मास्टर से पूछती है कि आप उस लड़के के प्रति इतने विनम्र क्यों थे। मास्टर उसे बताते हैं कि उस लड़के में कुछ अलग तो जरूर है। सैनिक जियोयान से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपना रिकमेंडेशन लेटर मिल गया। जियोयान उन्हें बताता है कि मेरे पास कोई लेटर नहीं है। तो जियोयान से पूछते हैं कि तुम्हारा मास्टर कौन है। जियोयान बताता है कि मेरे मास्टर याओ लाओ है। तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम शिंग होता है जो जियोयान को कहता है कि हमने याओ लाओ का नाम कभी नहीं सुना, आजकल बहुत डोंगी गुरु आ रहे हैं। तो जियोयान उसके सर पर आग लगा देता है। सैनिक देखते हैं कि जियोयान ने कंडेंस्ड फायर का यूज किया था, यानी वो 4थे लेवल का एल्केमिस्ट है। मगर जियोयान उन्हें कहता है कि मैं लेवल 4 का एल्केमिस्ट नहीं हूँ, पर क्या मैं अंदर प्रवेश कर सकता हूँ। और अब वो जियोयान की पावर की वजह से उसे अंदर प्रवेश करने दे देते हैं। अंदर एसोसिएशन हॉल में प्रतियोगिता स्टार्ट होने वाली थी, इसीलिए सभी स्टूडेंट तैयार थे। मगर वहाँ जू मई नाम की स्टूडेंट अभी तक नहीं आई थी, इसीलिए आओ तो फुलेन से पूछते क्यों कहाँ है और अभी तक क्यों नहीं आई। एग्जाम स्टार्ट होने में कुछ ही समय शेष बचा है। फुलेन कहते हैं क्यों बिल्कुल तैयार है, तुम चिंता मत करो। आओ तो कहते हैं कि 10 मिनट बचे हुए हैं और आप प्रेसिडेंट है, मगर फिर भी इस एग्जाम को पोस्टपोन नहीं करा सकते। तभी जियोयान वहाँ जाता है। फुलेन उससे पूछते हैं कि क्या तुम भी यहाँ एल्केमिस्ट एग्जाम में हिस्सा लेने आए हो। जियोयान उन्हें प्रणाम करता है। आओ तो फुलेन को बताते हैं कि वही लड़का है जो मुझे काफी अलग लगा और मैंने आपको पहले इसके बारे में बताया था। जियोयान उन दोनों मास्टर से कहता है कि मैं आज एल्केमिस्ट टेस्ट के अलावा भी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे कुछ इंग्रेडिएंट को हासिल करने में एसोसिएशन की मदद चाहिए। दोनों मास्टर हंसते हैं और कहते हैं कि तुम्हें एसोसिएशन के सोर्सेज का यूज करने के लिए हमें पहले देखना होगा कि क्या तुम एग्जाम को पास कर पाते हो या नहीं। तभी वहाँ जू मई भी आ जाती है जिसे देखकर बाकी स्टूडेंट कहते हैं कि वाकई में खूबसूरत है। लिनफी को उससे जलन होती है और वो उसे कहती है कि तुम हमेशा लेट आती हो, मगर वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और अपनी डेस्क पर चली जाती है। लिनफी उसे कहती है कि पिछली बार की तरह अगर तुम इस बार भी फेल हो जाओ तो कोई बात नहीं, पर तुम मुझे विचलित मत करना। जू मई उसे कहती है कि मुझसे ज्यादा तुम्हारी फेल होने की संभावना है और तुम रोते हुए मास्टर के पास मत जाना। इससे लिन को गुस्सा आ जाता है। फुलेन उनके झगड़े को देखते हुए कहते हैं कि अब बस करो और जियोयान को भी एक डेस्क लेने को कहते हैं। अब वो एग्जाम स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट एलिक्सिर पिल बनाने लग जाते हैं। मास्टर उन्हें कहते हैं कि सामग्री की कोई चिंता नहीं, बस तुम सभी अपना बेस्ट एलिक्सिर बनाने पर ध्यान दो। एलिक्सिर का ग्रेड इस टेस्ट में कोई मायने नहीं रखता, बस इसका फॉर्मेशन अच्छा होना चाहिए और आधे घंटे में ये टेस्ट खत्म हो जाएगा। जियोयान भी एलिक्सिर बनाने लग जाता है। आओतो को पता चलता है कि जियोयान सिर्फ 19 साल का है, जिससे हैरान होते हैं क्योंकि वो दोनों लड़कियों से भी थोड़ा छोटा था। वो सोचते हैं कि अगर इसे प्रथम श्रेणी का एल्केमिस्ट बनना है तो इसे 17 साल की उम्र में डू प्रैक्टिशनर होना होगा। और वो फुलेन से कहते हैं कि क्या इस लड़के के पास इतनी पावर हो सकती है। फुलेन जियोयान से
कहते हैं कि अगर तुम पास नहीं हुए तो चिंता मत करना, तुम्हारे पास अभी भी ट्रेन होने के लिए बहुत समय है। लिनफी और जूमेई एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए तेजी से एलिसी पिल बनाने लग जाती है और अब समय समाप्त हो जाता है। दोनों मास्टर सभी की पिल को चेक करने लगते हैं। जूमेई और लिनफी टेस्ट में पास हो जाती है, मगर जब फूलेन जियोयान का पिल देखते हैं वो वाइटल ब्रेथ पिल था जो बहुत ही हाई क्वालिटी का था, जिससे मास्टर दंग रह जाते हैं और सभी से कहते हैं कि जियोयान ने भी इस एग्जाम को पास कर लिया है। इससे लिनफी और जूमेई भी हैरान होती है। फूलेन कहते हैं कि दोनों लड़कियां इतने सालों से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही है और आज इस लड़के ने इन दोनों के भ्रम को दूर कर दिया कि इस दुनिया में बहुत से लोग इनसे ज्यादा सक्षम है। जियोयान दोनों मास्टर से कहता है कि मुझे क्षमा करे, पर क्या मैं दूसरी लेवल की एल्केमिस्ट परीक्षा को भी शुरू कर सकता हूँ। दोनों मास्टर हैरान होते हैं और लिनफी जियोयान के पास आकर उसे कहती है कि छोटे लड़के, तुम्हें क्या लगता है कि टीयर 2 की एल्केमिस्ट परीक्षा को पास करना बच्चों का खेल है? इसमें जीतने के लिए न केवल तुम्हें टीयर 2 की पिल बनानी होगी, बल्कि तुम्हारा कल्टीवेटर लेवल भी डू मास्टर पर होना चाहिए। और क्या तुम उस स्तर पर हो? जियोयान उसे कहता है कि मैं बस इस एग्जाम को आजमाना चाहता हूँ, मैं इसमें पास हूँ या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जूमेई कहती है कि लड़का वाकई बहुत घमंडी है और अब उसके सामने एनर्जी रिकवरिंग पिल का स्कोर रखा जाता है। जियोयान थोड़ा परेशान होता है कि टीयर 2 का सबसे उच्च स्तर की पिल है और वास्तव में इसकी गिनती तीसरी श्रेणी में होनी चाहिए, और वो सोचता है कि क्या इन दोनों मास्टर के पास कोई सिद्धांत नहीं है। लिनफी जियोयान को चिढ़ाने लगती है। आओ तो उसे ऐसा करने से मना करते हैं। जियोयान अब उस पिल को बनाने के लिए अपनी पर्पल फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं कि उसके पास एक हेवनली फ्लेम है। आओ तो कहते हैं कि इसकी बहुत कम संभावना है कि यह लड़का अपनी वर्तमान शक्ति के साथ एक हेवनली फ्लेम को कंट्रोल कर सकता है। फूलेन कहते हैं कि तुमने सही कहा, पर इस लड़के की फ्लेम पर्पल कलर की क्यों है? आओ तो कहते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब मैं इस लड़के से मिला तो मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि उसने मेरी नाक के नीचे से अपनी असली ताकत को छुपाया था। फूलेन कहते हैं कि अचानक मुझे इस लड़के के मास्टर से मिलने की इच्छा हो रही है, क्योंकि जिस मास्टर ने इस लड़के को इतनी अच्छी तरह से ट्रेन किया वो जो निश्चित रूप से बहुत फेमस होगा। जो मैं सोचती है कि लड़का दूसरी श्रेणी की पिल को कैसे बना सकता है, क्योंकि इसे बनाने में हेवनली फ्लेम के साथ साथ उस व्यक्ति की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और उससे इंग्रेडिएंट की सही मात्रा का पता होना जरूरी है। जियोयान के घड़े में अब पिल बनने लगती है, मगर तभी उसमें विस्फोट होता है, जिससे लिनफी खुश होती है कि वो पिल नहीं बनी और ये लड़का सिर्फ दिखावा कर रहा था। जियोयान पिल को बाहर निकालता है और मास्टर से कहता है कि इसका मूल्यांकन करे, मगर वो देखते हैं कि उस पिल में दरारें थी, जिससे सभी को लगता है कि वो पास नहीं हुआ। तभी जियोयान फूंक मारकर उस पिल के कचरे को उड़ा देता है, जिससे वो पिल चमकने लगती है। मास्टर इससे हैरान होते हैं कि टीयर 2 की पिल होने के साथ हाई क्वालिटी की है। लिनफी निराश होती है कि वास्तव में इस लड़के की पावर बहुत ज्यादा है। फूलेन कहते हैं कि वास्तव में ऐसा लगता है कि आज हमारे एसोसिएशन ने सबसे कम उम्र के एल्केमिस्ट का उत्पादन किया है, क्योंकि 100 से भी ज्यादा सालों में अभी तक कोई टीयर 2 की पिल को इतनी कम उम्र में नहीं बना पाया। जियोयान मास्टर से कहते हैं कि क्या आप मुझे कुछ सामग्री उपलब्ध करवा सकते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले आपसे कहा था। फूलेन कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, बस मुझसे पूछो और हम तुम्हें वो प्रदान करेंगे। जियोयान कहता है कि मुझे रैंक 3 मैजिक बिस्ट कोर और आइस स्पीड कोल्ड फाउंटेन की सख्त जरूरत है। फूलेन थोड़े परेशान होते हैं और कहते हैं कि 3 रैंक बिस्ट कोर का मिलना मुमकिन है, लेकिन आइस स्पीड कोल्ड फाउंटेन का नहीं। और जियोयान से कहते हैं कि हमें अकेले में चलकर बात करनी चाहिए, और दोनों मास्टर उसे अपने साथ ले जाते हैं। लिनफी जूमेई से कहती है कि तुमने कहा था कि हमारे शहर की ब्लैक रॉक की यंगर जनरेशन में तुमसे आगे कोई नहीं निकल सकता, पर वो लड़का तुमसे बहुत आगे है, और तुम्हारा ये भी कहना था कि तुम्हें एक प्रेमी की तलाश है। जूमेई कहती है कि तुमने सही कहा, पर वो लड़का ब्लैक रॉक से नहीं है। लिनफी कहती है कि जियोयान बहुत टैलेंटेड है और वाकई तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी बनेगी। जूमेई कहती है कि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, और अगर तुम उसे पसंद करती हो तो उसे प्राप्त कर सकती हो। लिनफी से खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अब हम देखते हैं कि जियोयान एसोसिएशन की ड्रेस पहनकर दोनों मास्टर के पास आता है। फूलेन उसे अपने पास बिठा लेते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या एल्केमिस्ट ड्रेस तुम्हें फिट हुई। जियोयान कहता है कि हाँ, इनके लिए आपका धन्यवाद, पर मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मुझे जल्दी आइस स्पीड कोल्ड फाउंटेन मिल जाए। फूलेन उससे कहते हैं कि आइस स्पीड कोल्ड फाउंटेन एक अत्यंत दुर्लभ प्राकृतिक वस्तु है। तुम्हारी वर्तमान
शक्ति को देखते हुए तुम्हें निश्चित रूप से ऐसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जियोयान उन्हें बताता कि मैं सुबह ब्लैक रॉक सिटी छोड़ रहा हूँ और एम्पायर की पूर्वी सीमा की तरफ जाऊंगा, इसीलिए मुझे इस शहर में रहने के दौरान वो सब कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता है जिसकी मुझे जरूरत है। आओ तू अपने सभी रिकॉर्ड चेक करने लग जाते हैं। फुलेन जियोयान को कहते हैं कि आइस स्पीड कोल्ड फाउंटेन बहुत ही दुर्लभ चीज है जिसे सुरक्षित रखने के लिए स्टोर करना बहुत ही मुश्किल है। मुझे याद है कि एक टीयर 4 एल्केमिस्ट बहुत भाग्यशाली था जो एक एक्सट्रीमली कोल्ड लोकेशन में पहुंचा। उसे वहां कुछ आइस स्पीड कोल्ड फाउंटेन मिले, लेकिन अनुचित स्टोरेज के कारण वो सभी सफेद धुएं में बदल गए। फुलेन जियोयान को बताते हैं कि मैंने जियामा साम्राज्य के सभी ट्रेड रिकॉर्ड चेक किए पर मुझे आइस स्पीड कोल्ड फाउंटेन का कहीं जिक्र नहीं मिला। जियोयान उन्हें कहता कि क्या आप में से कोई भी ऐसे व्यक्ति को जानता है जिसके पास ये हो सकता है ताकि मैं उसे उच्च कीमत पर खरीद सकूं। दोनों मास्टर कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं है। फुलेन बताते हैं कि आइरिस स्पीड कोल्ड फाउंटेन कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे केवल सोने के सिक्कों में मापा जा सके, इसीलिए अगर किसी के पास ये होगा भी तो उससे व्यापार करना बहुत कठिन होगा। जियोयान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो अब मैं आपसे विदा लूंगा और वहाँ से जाने लगता है। तो आओ तो उसे रोकते हैं क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति को जानते थे जिसके पास ये हो सकता है और उसे उसके पास ले जाने के लिए निकल जाते हैं। वो जियोयान को बताते हैं कि मैं वास्तव में नहीं चाहता था कि तुम उस आदमी के साथ ट्रेड करो। जियोयान कहता है कि आप किस आदमी की बात कर रहे हैं, क्या आप कृपया मुझे विस्तार से बताएंगे। आओ तो उसे एक पुराने घर के पास ले आते हैं और जियोयान को बताते हैं कि जब हम अंदर जाएंगे तो तुम ध्यान पूर्वक मुझे फॉलो करना और ये याद रखना कि हमें उस आदमी को भड़काना नहीं है। अब वो दोनों घर के अंदर आते हैं, तभी जियोयान का पैर एक ट्रे पर पड़ जाता है जिससे उस पर हमला होता है, मगर मास्टर उसे बचा लेते हैं और बताते हैं कि आदमी हमेशा ऐसी शरारतें करता रहता है। अब वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं, तभी जियोयान को एक बड़ी आंख दिखाई देती है जिससे वो डर जाता है। मास्टर बताते हैं कि एक स्टेसी बिस्ट की आंख है जिस पर ध्यान देने से तुम्हें मति भ्रम कर सकती है, इसीलिए इस पर ध्यान मत देना। मगर जियोयान ने उसे देख लिया था, इसीलिए उसे मास्टर एक ब्यूटीफुल लड़की के रूप में नजर आते हैं। जियोयान कुछ देर में ही नॉर्मल हो जाता है और वो मास्टर के साथ ऊपर जाता है जहाँ उस आदमी की आवाज आती है जिसने अपने रूम पर एक मजबूत स्टील का गेट लगा रखा था। वो आदमी हंसता हुआ कहता है कि तुम अंदर नहीं आ सकते चाहे तुम वाइस प्रेसिडेंट हो। आओ तू अपनी स्पीड पावर को एक्टिवेट करके उस गेट को तोड़ देते हैं। ये देखकर जियोयान सोचता है कि आओ तू का स्तर कम से कम 2 स्पीड के लेवल का होना चाहिए। उस गेट के टूटने की वजह से वो आदमी पिचक गया था। आओ तो जियोयान के साथ अंदर आ जाते हैं। जियोयान वहाँ बहुत ही अनमोल मटेरियल देखता है जिन्हें देखकर वो हैरान रह जाता है और वो मास्टर से कहता है कि दुर्लभ वस्तुओं का इम्प्रेसिव कलेक्शन है। तभी वो आदमी जियोयान के सामने आ जाता है जिसका नाम घूते होता है। वो जियोयान से कहता है कि क्या तुम मेरी चीजों को लेने की योजना बना रहे हो। जियोयान कहता है कि मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी सारी एक्सोटिक आर्टिफैक्ट्स कभी नहीं देखे। मैं सोच रहा था कि जियामा साम्राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो आपकी तुलना कर सके। वो आदमी कहता है कि तुम बहुत चिकनी बातें करते हो, मुझे तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करनी। आओ तो उसे कहते हैं कि तुमने मुझे एक बार कहा था कि किसी के साथ तुमने आइस स्पीड कोल्ड फाउंटेन का व्यापार किया था। गोते से भड़क जाता है और उसे कहता है कि तुम बूढ़े आदमी भाड़ में जाओ। आओ तो जियोयान से कहते हैं कि तुम गोते से स्पीड कोल्ड फाउंटेन की डील कर सकते हो और वो जाते जाते गोते से कहते हैं कि लड़का मेरा सम्मानित गेस्ट है, अगर तुमने उसे किसी भी तरह की चोट पहुंचाई तो ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारे प्राइवेट कलेक्शन को लोगों के सामने पब्लिक नहीं करूंगा। गोते उसे कहता है कि हम पुराने दोस्त हैं और उसे वहाँ से बाहर छोड़ देता है और जियोयान से कहता है कि क्या मैं तुम्हें बाहर छोड़ दूं या तुम खुद चले जाओगे। जियोयान उनके पास बैठ जाता है और बताता है कि मेरा मानना है कि इस दुनिया में हर चीज का सही मूल्य पर कारोबार किया जा सकता है। गोते हंसने लगता है और कहता है कि कौन तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहेगा। जियोयान कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हें रुचिकर लगे, क्या आप उसके बदले आइस स्पीड कोल्ड फाउंटेन का व्यापार करेंगे। गोते कहता है कि मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। तो जियोयान उसे विंग्ड लायन किंग का बर्थ एसेंस दिखाता है और कहता है कि तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। गोते उसकी सुगंध से खुश हो जाता है और कहता है कि नीलम शेर का बर्थ एसेंस से मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम्हारे पास इतनी आकर्षक चीज हो सकती है। और वो कहता है कि छोटे भाई अभी तक मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। जियोयान उससे अपना नाम बताता है। गोते उसे कहता है कि तुम आइस स्पीड कोल्ड फाउंटेन की तलाश कर रहे हो, मुझे पता है तुम जानते हो कि वो वस्तु कितनी दुर्लभ है। जियोयान कहता है कि बेशक मैं जानता हूँ, वरना मैं तुम्हें ये बर्थ एसेंस
नहीं देता तो गुते वहाँ एक बॉक्स पर बैठ जाता है और कहता है कि तुम्हारा नीलम शेरसार वास्तव में अद्भुत होगा, पर तुम ये जानते हो कि ये केवल उन लोगों के लिए प्रभावी होता है जो अग्निगुण के साथ प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए इसका मूल्य स्पीड कोल्ड फाउंटेन से बहुत कम है। जियोयान उसे कहता है कि तुम मुझे मूर्ख मत समझो, तुम जानते हो कि अमेथिस्ट लाइन बर्थ एसेंस अग्निगुण तकनीकी कल्टीवेशन करने वाले के लिए कितना प्रभावी हो सकता है, और इस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने के लिए कई एल्केमिस्ट ने काफी लंबा सफर तय किया है, इसीलिए तुम्हें इसका मूल्य पता होना चाहिए। गोते मन ही मन में सोचता है कि लड़का बहुत चालाक है, ये मेरे झांसे में नहीं आने वाला। जियोयान उसे कहता है कि मेरे पास इस बर्थ एसेंस की एक बोतल है और क्या तुम इसके बदले ट्रेड करना चाहते हो या नहीं। अगर तुम सोचते हो कि ये मूल्यवान नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। गोते भी गुस्से में उसे कह देता है कि मैं भी कोई ट्रेड नहीं करना चाहता, तुम यहाँ से जा सकते हो। जियोयान उसे कहता है कि आपसे बात करके अच्छा लगा और आज मेरा ब्लैक रॉक सिटी में आखिरी दिन है, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ दूसरी बार ट्रेड जरूर करना चाहोगे। जियोयान ये कहकर वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे पता था कि उसे ट्रेड जरूर करेगा। गोते सोच में पड़ जाता है। जियोयान को वो गेट खोलने से पहले रोक लेता है और कहता है कि तुम जीत गए, मैंने अपने पूरे जीवन में एमेथिस्ट लाइन एसेंस को पहले कभी नहीं देखा, इसीलिए आज तुम्हारा लकी डे है। और वो जियोयान से एसेंस की बोतल को ले लेते हैं और बहुत खुश होते हुए कहते हैं मैंने इस हरामी नीलम सार के बारे में बहुत अफवाहें सुनी थी, लेकिन आज मैंने इसे पहली बार देखा। जियोयान उन्हें कहता है कि क्या आप मुझे आइस स्पीड कोल्ड फाउंटेन दिखा सकते हैं, तो गुते अपने नीचे वाली जेब से वो आइस स्पीड कोल्ड फाउंटेन निकाल देते हैं और कहते हैं कि इसे मुझसे दूर ले जाओ। याओ लाओ मनी मन में जियोयान को बताते हैं कि वही है। जियोयान कहता है कि वास्तव में अजीब दिखने वाला आइटम है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ओनली फ्लेम को अवशोषित करते वक्त यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि जियोयान ट्रांसपोर्ट लाइन पर आ जाता है जहाँ से उन बड़े पक्षियों को सवारी के लिए भेजा जाता था, पर वहाँ बहुत लंबी भीड़ लगी थी। जियोयान सोचता है कि अभी इजिन मेरे पास होती तो मैं उसकी ईगल की मदद से टेगर रेगिस्तान जा सकता था और अब मैं भी अपना एक उड़ने वाला जानवर ढूंढूंगा। तभी वहाँ सिंह अपने मास्टर के साथ आ जाता है जो एक लड़की के साथ होते हैं और वो दुकानदार को बुली करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे रास्ते में आ गए, मैंने तुम्हें लात मारकर अपना पैर गंदा किया, इसीलिए इसे साफ करो। जियोयान को इससे गुस्सा आता है। सिंह जियोयान को देख लेता है और अपने मास्टर को इस बारे में बताता है। तभी वहाँ मास्टर आओ तू आ जाते हैं जो जियोयान को कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया, उस बूढ़े गुते को ट्रेड करने के लिए मना लिया। तभी वहाँ लिनफी आ जाती है जो जियोयान को कहती है कि तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, तुम वापस कब लौटोगे, और वो जियोयान से चिपकने लगती है। जियोयान को उसका अजीब व्यवहार देखकर कुछ समझ नहीं आता कि मुझसे इतना चिपक क्यों रही है। तभी वहाँ फूल है जू मे के साथ आ जाते हैं। जू मे लिनफी को जियोयान के साथ चिपका देकर बहुत बुरा फील करती है। फूलेन जियोयान को कहते हैं कि तुमने जो मांगा था वो मिल गया और उसे रैंक 3 मैजिक बीस्ट कोड देते हैं। जियोयान कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, 6 महीने में हमारी कैपिटल के भीतर एक एल्केमिस्ट सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा, क्या तुम इसमें भाग लेने के लिए इंटरेस्टेड हो। ये जियामा साम्राज्य के लिए एक बड़ा इवेंट है, यहाँ तक कि कॉन्टिनेंट के कई साम्राज्यों से भी कुछ एल्केमिस्ट यहाँ इवेंट में शामिल होंगे, इसीलिए इस इवेंट को मिस करना शर्म की बात होगी। जियोयान कहता है कि अगर मैं उस समय फ्री रहूंगा तो मैं आकर जरूर देखूंगा। आओ तो जियोयान से पूछते हैं कि तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो। इस साम्राज्य का नियम है कि एल्केमिस्ट फ्री हवाई यात्रा और विशेष सेवाओं के हकदार है और उसे अपने पीछे आने को कहते हैं। जियोयान जाने से पहले सभी को धन्यवाद देता है। लीफी जियोयान से कहती है कि वापस जरूर आना। फिर हम देखते हैं कि जियोयान उस बड़े से पक्षी पर बने होटल में होता है और वो टेगर रेगिस्तान की तरफ निकल गया था। तभी जियोयान को उस जहाज में शिप और उसका मास्टर भी दिखाई देता है, मगर वो उन पर जहाँ ध्यान नहीं देता। फिर हम देखते हैं कि जियोयान अपने मास्टर के साथ रूफ पर बैठा हुआ था और अब उन्हें सफर करते हुए 2 दिन हो गए थे, इसलिए वो मास्टर से कहता है कि टेगर रेगिस्तान कितनी दूर है, मगर मास्टर ध्यान में होते हैं, वो उसका जवाब नहीं देते। जियोयान उनके पास जाकर कहता है कि अब हमारे पास ब्लड लोटस पिल को बनाने के लिए सभी इंग्रेडिएंट हैं और हमारी यात्रा भी काफी लंबी होगी। तो मास्टर कहते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि मैं अभी ब्लड लोटस पिल बनाऊं। जियोयान कहता है कि अच्छा रहेगा क्योंकि आपने ही कहा है कि अगर हम भाग्यशाली हैं तो हम अचानक एक स्वर्गीय लोक के सामने आ सकते हैं। मास्टर बताते हैं कि ब्लड लोटस पिल टियर 5 की हाई ग्रेड एल्केमिस्ट पिल है, इसे बनाने में काफी समय लगेगा। जियोयान कहता है कि मुझे जहाँ तक पता है पूरे जियामा साम्राज्य में
वह द पिल किंग ही ऐसे व्यक्ति हैं जो टियर 5 की पिल बना सकते हैं। तो मास्टर कहते हैं कि हम अभी से बनाना शुरू करेंगे और दोनों रूम में आ जाते हैं जहाँ जियो यान सभी इंग्रेडिएंट को टेबल पर रख देता है। तभी वहाँ से शिंग गुजरने लगता है, इसीलिए जियो यान दरवाजे को बंद कर देता है। याओ लाओ जियो यान को बताते हैं कि तुम्हें पिल बनाते हुए मुझे करीब से देखना होगा, जिससे तुम्हारे फ्यूचर के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। तो जियो यान वहीं बैठ जाता है और मास्टर अब उन इंग्रेडिएंट की मदद से ब्लड लोटस पिल बनाने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद वो टैगर रेगिस्तान की सीमा में पहुंच गए थे और मास्टर ने काफी हद तक पिल को बना लिया था। जियो यान के हाथ पैर दर्द करने लगते हैं और वो सोचता है कि मास्टर 2.5 दिन से अपनी हेवनली फ्लेम का यूज कर रहे हैं। अगर एक नॉर्मल पिल रिफाइनर इस गोली को बनाना चाहता तो उसे 10 दिन से भी ज्यादा का समय लगेगा। तभी याओ लाओ आँख खोल लेते हैं और उसे बताते हैं कि पिल बनकर लगभग तैयार है। तो जियो यान एक बोतल को बाहर निकाल लेता है। तभी उस पिल की वजह से एक बड़ा धमाका होता है, चारों ओर एक एनर्जी फैल जाती है, जिससे शिप पर मौजूद मास्टर को पता चल जाता है कोई टियर 5 पिल बना रहा है। मास्टर जियो यान से कहते हैं कि तुम्हें गेट की रखवाली करनी होगी, मुझे इस पिल को फिनिश करने में कुछ और वक्त चाहिए। जियो यान बाहर आकर खड़ा हो जाता है। शिंग अपने मास्टर के साथ वहाँ जाता है। वहाँ कोंग नाम का एक और मास्टर आता है जो भी उस पिल को हासिल करना चाहता था। शिंग जियो यान से कहता है कि हमें पता है कि तुमने गुते से कोई मूल्यवान चीज खरीदी, तुम कोई खास पिल बना रहे हो। शिंग के मास्टर जियो यान से कहते हैं कि अभी तुम्हारे कमरे से ऊर्जा का विस्फोट हुआ, हम सभी हजारों मीटर ऊपर हवा में हैं। अगर शिप को कुछ हुआ तो हम गंभीर खतरे में होंगे, इसीलिए जो भी मूल्यवान चीज है हमें सौंप दो। जियो यान कहता है कि तुम सभी किसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो, हम सभी अच्छे से जानते हैं कि ऊर्जा किसकी थी। मेरे मास्टर भी अंदर जो कुछ भी कर रहे हैं उससे फ्लाइट को कोई नुकसान नहीं होगा। आप सभी बस एक एहसान करें, हमें परेशान ना करें, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों मास्टर जियो यान पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोंग जियो यान पर हमला करने लगता है, लेकिन जियो यान उसे दूर फेंक देता है। शिंग भी उस पर हमला करता है, मगर जियो यान उसे बहुत मारता है, जिससे वो नीचे गिरने लगते हैं। वो शिप को पकड़कर बच जाता है, मगर ये शिंग की एक चाल थी। उसका मास्टर जियो यान के कमरे में चला जाता है। जियो यान जल्दी से कमरे की तरफ भागता है, मगर याओ लाओ अपनी हैंड पावर से शिंग मास्टर को बाहर कर देते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम मेरी जांच करना चाहते थे। शिंग मास्टर कहता है कि हमारा आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं था और अपनी बातों से उन्हें फंसाने लगता है, मगर याओ लाओ समझ जाते हैं कि उन पर हमला करना चाहता है। वो उसे कहते हैं कि मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, पर तुमने मुझे विवश किया और अपनी फ्लेम पावर से उसे राग में बदल देते हैं। जियो यान सोचता है कि ओनली फ्लेम की पावर बहुत ज्यादा है। शिंग मास्टर डू ग्रैंड मास्टर था, मगर फिर भी वह आसानी से फ्लेम से खत्म हो गया और कोई आशा नहीं है कि बहुत से लोग हेवनली फ्लेम को पाने के लिए बेताब है। कोंग शिंग को ऊपर लाता है और से कहता है कि हमारा एकमात्र मौका है, इसीलिए तुम जियो यान पर हमला करो। शिंग जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है तो कोंग धोखे से उसे मार देता है और वो याओ लाओ से कहता है कि मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ और वो गिड़गिड़ाने लगता है। याओ लाओ जियो यान को ब्लड लोटस पिल देते हैं और कहते हैं कि मुझे कोंग के जैसा नौकर नहीं चाहिए। ये दुनिया एक खतरनाक जगह है, यहाँ ऐसे कई लोग हैं जो दुष्ट हैं। अगर हमने जल्दी निर्णय नहीं लिया तो हमारे साथ विश्वासघात हो सकता है। जियो यान समझ जाता है कि कोंग उन्हें धोखा देगा। तभी कोंग जियो यान पर हमला करने लगता है, मगर मास्टर उसे खत्म कर देते हैं, जिससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर अब हम देखते हैं कि जियो यान द ग्रेट टेगर डेजर्ट में पहुंच गया था, जहाँ एक बॉन्ड फायर जलाकर बैठा हुआ होता है। उसने एक लिजार्ड डीमन बीस्ट का शिकार किया था। मास्टर कहते हैं कि बीस्ट शातिर हो सकते हैं, लेकिन ये मानव स्वभाव की क्रूरता की तुलना में कुछ भी नहीं है। जियो यान कहता है कि आप ठीक कह रहे हैं, सही समय पर निर्णय लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। मास्टर कहते हैं कि तुम उस आखिरी मुलाकात से काफी बड़े हो गए हो और तुमने मानव स्वभाव का बदसूरत पक्ष देखा है, इसलिए याद रखना किसी खतरनाक स्थिति का सामना करते समय कभी भी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा न करें जिस पर आप पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है कि उस युवा एल्केमिस्ट शिंग की तरह तुम जवानी में समाप्त हो जाओ, तुम्हारे सीने में भी गहरे खंजर से वार किया जाए। जियो यान कहता है किसी पूर्ण शक्ति के साथ ही मानवता को खत्म होने से रोका जा सकता है और अब हम लगभग वहाँ हैं जो कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। जियो यान जब आगे बढ़ता है तो उसे टीले पर यूनियन दिखाई देती है, जिसे देखकर जियो यान बहुत खुश होता है और उसे आवाज लगाता है, लेकिन उसकी तरफ नहीं मुड़ती। तो जियो यान दौड़कर उसकी तरफ जाता है, मगर वो नालन में बदल जाती है और उसके सीने में एक तलवार घोंप देती है। जियो यान इससे बहुत डर जाता
जाता है उसकी आँख खुल जाती है क्योंकि वो सपना देख रहा था। मास्टर उसे कहते हैं कि क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? मैंने अभी नालन का नाम सुना। जियोयान मास्टर से कहता है कि अगर मैं 3 ईयर एग्रीमेंट में हार गया तो ये सिर्फ मेरी गरिमा को नहीं खोएगा बल्कि मेरे परिवार के भविष्य का भी अंत कर देगा। मास्टर कहते हैं कि तुम चिंतित हो कि नालन तुमसे ज्यादा ताकतवर होगी। तुमने देखा कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो पावर के साथ ही पैदा हुआ हो। पावरफुल वही होते हैं जो मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अगर किसी को तलवार चलाना सीखना है तो उसे अपने दिल के डर को छोड़ना होगा। इसीलिए तुम्हें भी ऐसे ही अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में सोचना चाहिए। मेरा विश्वास करो, मैं गलत नहीं हूँ। तुम्हें बहुत टैलेंट हो सकता है बट ये तुम्हारा डेडिकेशन ही है जो तुम्हारी सफलता की कुंजी बनेगा। कुछ महीनों में 3 ईयर एग्रीमेंट आने वाला है जिसने तुम्हें शर्मसार किया था। अब तुम उस एहसान को वापस करने की स्थिति में हो। जियोयान कहता है कि आपकी सलाह के लिए धन्यवाद मास्टर। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियोयान टेगर रेगिस्तान में हेवनली फ्लेम की तलाश में निकल पड़ता है। जियोयान को हड्डियों के ढांचे में बना एक घर दिखाई देता है। जियोयान पास जाकर देखता है तो उसे पोस्टर से पता चलता है कि यहाँ एंशिएंट मैप्स मिलते हैं। मास्टर जियोयान से कहते हैं कि सही समय है, हमें टेगर डेजर्ट का नक्शा खरीदना चाहिए और हमें पानी की भी आवश्यकता होगी। हो सकता है कि यहाँ सांपों का एंटीडोट भी मिल जाए। जियोयान कहता है कि क्या इस रेगिस्तान में सांप है? मास्टर बताते हैं कि टेगर रेगिस्तान में बहुत से स्नेक मैन रहते हैं जो आधे मानव और आधे सांप की तरह नजर आते हैं। वो जहर से हमला करने में माहिर है, इसीलिए सावधान रहने में कोई दर्द नहीं होता। जियोयान अंदर आ जाता है जहाँ उसे रिसेप्शन पर बूढ़ा आदमी नजर आता है जो अपने काम में व्यस्त था। जियोयान कहता है कि मैं नक्शा खरीदना आया हूँ मगर वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। जियोयान वहीं पड़े हुए नक्शों में से टेगर डेजर्ट का मैप ढूंढने लगता है। तभी नीचे एक छोटा पेपर गिरता है। जियोयान जब उसे उठाता है तो वो देखता है कि वो लोटस डीमन फ्लेम जो कि एक हेवनली फ्लेम थी वो उस मैप का टुकड़ा था। मास्टर कहते हैं कि जियोयान तुम सच में एक भाग्यशाली आदमी हो। तुम्हें इस नक्शे को खोजने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। ऐसा लगता है कि तुम और लोटस डीमन फ्लेम में जरूर एक डेस्टिनी है। तभी वहाँ मौजूद बूढ़ा आदमी कहता है कि क्या तुम टेगर रेगिस्तान का नक्शा खरीदने वाले हो? जियोयान कहता है कि माफ कीजिए श्रीमान, पर क्या आप मुझे रेगिस्तान का सबसे सटीक और डिटेल्ड मैप दे सकते हैं? वो बताते हैं कि सभी मैप काउंटर पर पड़े हैं, तुम उसमें से एक चुन लो। जियोयान एक मैप को उठा लेता है और उस बूढ़े आदमी से कहता है कि मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके पास इस विशेष मैप के और भी टुकड़े होंगे। वो बूढ़ा आदमी जियोयान से कहता है कि क्या तुमने कभी पहले इस तरह के और नक्शे देखे हैं? जियोयान बोलता है कि मैंने ऐसा केवल एक ऑक्शन हाउस में देखा था। बूढ़ा आदमी जियोयान को बताता है कि माफ करो, मुझे ये टुकड़ा विशुद्ध रूप से संयोग से मिला। जियोयान पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कहां से मिला? वो बताते हैं कि मैंने रेगिस्तान से इसे खोजा था। तो जियोयान उन्हें कहता है कि क्या आप मुझे ये टुकड़ा भेज सकते हैं, मैं आपको अच्छा भुगतान करूंगा। वो बूढ़ा आदमी जियोयान को कहता है कि ये बेचने के लिए नहीं है, मुझे ऐसा कुछ दोबारा नहीं मिलेगा। पैसे में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम इसे चुराने के बारे में मत सोचना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जियोयान उन्हें कहता है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बलपूर्वक इसे लेने का सपना नहीं देखूंगा जो कभी डू हुआंग यानी फाइटिंग एम्परर रहा हो। डू हुआंग की पावर 7 लेवल बिस्ट के बराबर होती है और उस बूढ़े आदमी का नाम बो डोंग होता है। वो इससे हैरान हो जाता है और घर के गेट को बंद कर देता है। अब वो अपने असली रूप में आ जाते हैं और अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। ये देखकर मास्टर कहते हैं कि संभल कर रहना, ये बूढ़ा कोई साधारण आदमी नहीं है, उसकी असली ताकत डू हुआंग के स्तर पर होनी चाहिए। हालांकि ऐसा लगता है कि वो अपनी अधिकांश पावर को दबा रहा है, उसकी वर्तमान ताकत केवल डूलिंग यानी फाइटिंग स्पिरिट के आसपास है, मगर फिर भी वो तुम्हें आसानी से मार सकता है। जियोयान निराश होकर कहता है कि मैं अक्सर ऐसे मजबूत लोगों से क्यों पंगा लेता रहता हूँ। मास्टर कहते हैं कि तुम भाग्यशाली हो। तभी बो डोंग एक शील्ड को एक्टिवेट कर देते हैं जिससे वो घर एक शील्ड में प्रोटेक्ट हो जाता है। जियोयान बो डोंग से कहता है कि कृपया मुझे गलत ना समझे, मैं आपको नहीं जानता, मेरा मतलब आपका नदर करना नहीं था, लेकिन ये नक्शे का टुकड़ा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप मुझे इसे बेच देंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। साथ ही अगर आपको किसी और चीज की जरूरत है तो मैं निश्चित रूप से आपको दे सकता हूँ अगर वो मुझे मिल जाए। बो डोंग कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें कोई स्किल होगी। जियोयान कहता है कि आपको मेरा सुझाव कैसा लगा? बो डोंग कहते हैं कि मैं वो मैप का टुकड़ा किसी को नहीं बेचूंगा। जियोयान कहता है कि अगर आप मुझे इसे देने की जिद करोगे तो मैं इसे जबरदस्ती ले लूंगा और वहाँ से भागने लगता है। मगर बो डोंग अपनी टेक्निक से वहाँ बर्फ जमाने लगते हैं जिससे जियोयान कमजोर पड़ने लगता है। वो मास्टर से कहता है कि इस बार
बार हम एक बड़ी मुसीबत में हैं। बोडोंग जियोयान को कहते हैं कि इस मैप के टुकड़े में बहुत रहस्य समाये हुए हैं और तुम चाहते हो कि मैं इसे तुम्हें दे दूं, वो भी बस ऐसे ही, और उस पर स्पाइक से हमला करते हैं। मगर जियोयान अपनी तलवार को ढाल बनाकर खुद को बचा लेता है, लेकिन इससे उसकी स्वॉर्ड भी जम जाती है। जियोयान पर्पल फ्लेम से स्वॉर्ड को गर्म करता है। बोडोंग तेजी से उसकी तरफ आते हैं तो जियोयान उन पर तलवार से हमला करता है, लेकिन वो अपनी कंडेंस्ड आइस मियर पावर से जियोयान को हिट करते हैं, जिससे जियोयान बाहर डेजर्ट में आकर गिरता है। जियोयान खड़ा हो जाता है और देखता है कि वो पूरी जगह शील्ड से कवर है। तभी बोडोंग भी बाहर आ जाते हैं और वो बहुत से आइस स्पाइक बनाकर पहले एक को जियोयान पर फेंकते हैं और लगातार उन स्पाइक से जियोयान पर हमला करते हैं। जियोयान दूर गिर जाता है, मगर वो वापस खड़ा हो जाता है, उसका खून भी निकल आता है। ये देखकर बोडोंग हैरान हुए, सोचते हैं कि लड़का मेरे हमले के बाद भी खड़ा हो पा रहा है। जियोयान अपने मास्टर से कहता है कि हम और ज्यादा पेशिव नहीं हो सकते और अपनी तलवार उठाकर लड़ने को तैयार हो जाता है। बोडोंग गुस्से में जियोयान पर अपने सभी स्पाइक से हमला करते हैं, मगर जियोयान अपनी पर्पल फ्लेम की मदद से सभी स्पाइक से बचता हुआ बोडोंग की तरफ तलवार फेंकता है, मगर वो अपनी पावर से उसे रोक लेते हैं और वापस जियोयान पर हमला करते हैं। मगर जियोयान डोक्यू विंग्स की मदद से बच जाता है। उन विंग्स को देखकर बोडोंग शॉक्ड रह जाते हैं कि इस बच्चे के पास डोक्यू विंग्स कैसे हो सकते हैं, जरूर इस लड़के में कोई हुनर है। जियोयान अपनी तलवार लेकर उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं टूटती। जियोयान कहता है कि मैंने कभी अनुमान नहीं लगाया था कि यह बूढ़ा व्यक्ति मेरे लिए इतना कठोर बन सकता है। इस चिलचिलाते रेगिस्तान में भी ये अपनी बर्फ की शील्ड को बना पा रहा है। मैं वास्तव में उसके मुकाबले के लायक नहीं हूँ। यदि मैंने इन विंग्स का यूज न किया होता तो शायद मैं मर गया होता। मास्टर जियोयान से कहते हैं कि तुम दोनों में कई लेवल्स का डिफरेंस है। उसने जो आखिरी हमला किया वो सिर्फ एक परीक्षा थी। अगर वो गंभीर होता तो तुम्हें मार भी सकता था, पर अब तुम्हारी ट्रेनिंग का अंत हो चुका है। बोडोंग जियोयान से कहता है कि चाहे तुम यूनलेन सेक्ट के कुल पिता के उत्तराधिकारी हो या कोई शाही परिवार के सदस्य, पर आज तुम उस नक्शे के टुकड़े के साथ यहाँ से नहीं जा सकते। जियोयान कहता है कि मैंने कहा था कोई बात नहीं, मैं इस टुकड़े को पकड़े हुए हूँ, और अब मास्टर भी उसकी मदद करता है और स्वर्गीय लोक को एक्टिवेट करते हैं। बोडोंग ये सब देखकर कुछ समझ नहीं पाता कि वो कौन सी गुप्त टेक्निक का यूज कर रहा है और सोचता है कि उन शक्तिशाली लोगों में से एक नहीं हो सकता। अब वो अपनी पावर से एक स्पीयर बनाते हैं और कहते हैं कि मुझे इतनी इंटेंस ऑरा का सामना किए हुए एक लंबा अरसा हो गया। जियोयान उन पर हमला करता है तो खुद को स्पीयर से प्रोटेक्ट करते हैं, मगर जियोयान और याओ लाओ के सोल फोर्स की वजह से वो पीछे खिसक रहे थे। जियोयान उनका स्पीयर तोड़ देता है। बोडोंग कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आज मैं तुम्हारे जैसे युवा लड़के से पिट रहा हूँ, और अब वो साइक्लोन आइस स्ट्राइक पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। जियोयान भी अपने मास्टर की सोल को संग्रहित करता है। बोडोंग जियोयान से कहता है कि अगर तुम आज मर जाते हो तो मुझे दोष मत देना, और उस पर हमला करते हैं तो जियोयान भी उन पर लगातार हमला करने लगता है और एवनली फ्लेम से उस बोडोंग को एक बर्फ के सेल में कैद कर देता है, जिससे अब वहाँ मौजूद शील्ड भी हट जाती है। जियोयान सर झुकाकर कहता है कि मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता था, पर यह मैप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कहकर वो जाने लगता है। बोडोंग कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप 20 ईयर्स तक एकांतवास में रहने के बाद तुम जैसे बच्चे के कारण मुझे इस स्थिति में होना पड़ेगा। साथ ही जियोयान से ये भी कहते हैं कि मैंने जब इस मैप के छोटे टुकड़े को ढूंढा तो मुझे रेगिस्तान में काफी समय गुजारना पड़ा, इसीलिए मैंने इसे पूरी तरह से 2 भागों में विभाजित कर दिया था। जियोयान कहता है कि आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, आप इतने मूर्ख नहीं हो कि अभी भी मुझे भड़काने की कोशिश करो। बोडोंग कहता है कि तुम निश्चय ही बुद्धिमान व्यक्ति हो। जियोयान उनसे कहता है कि मुझे बताओ कि इस मैप का दूसरा टुकड़ा देने से तुम्हें क्या मिलेगा। बोडोंग कहते हैं कि पहले तुम्हें मुझे इस बर्फ की जेल से रिहा करना होगा। तो जियोयान उनके पास आकर उस बर्फ केज को खोलने लगता है और कहता है कि मैं आपको एक बार कैद करने में सक्षम था तो मैं दोबारा भी ऐसा कर सकता हूँ, इसीलिए मुझसे कोई खेल मत खेलना, वरना अगली बार मैं आपका खून जमा दूंगा। फिर उन्हें बर्फ केज से आजाद कर देता है। बोडोंग उसे कहता है कि ये कितनी भयानक और चिलिंग फ्लेम है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुमने जो पहले यूज किया वो एक स्वर्गीय ज्वाला रही होगी। मेरी मूल शक्ति डू हुआंग स्तर की मानी जाती है, जैसा कि तुम जानते हो, पर क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? और उसे बताते हैं कि मेरा नाम है बोडोंग, मगर मुझे बर्फ सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम सुनकर जियोयान हैरान रह जाता है, जिससे बोडोंग खुश होते हैं कि अच्छी बात
थे कि समय के साथ मेरा नाम गायब नहीं हुआ। मुझे आश्चर्य है कि तुमने मेरे बारे में सुना है। जियोयान कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जियामा साम्राज्य का एक प्रसिद्ध डुआंग इस समय एक मानचित्र विक्रेता के रूप में रेगिस्तान में रह रहा होगा। बोडोंग बताते हैं कि सालों पहले मेरी मुलाकात क्वीन मेडुसा से हुई थी और तुम अच्छी तरह से याद रखना, क्वीन मेडुसा इस महाद्वीप पर टॉप रैंक के डुआंग में से एक है और हमारी लड़ाई से इस बात में कोई संदेह नहीं था कि मैं उससे पूरी तरह से हार गया। मेडुसा ने मुझे स्नेक सील से श्रापित कर दिया, जिससे सील मेरी शक्ति को डूलिंग स्तर तक सीमित कर रही है। जियोयान कहता है कि आप कृपया मुझे ये मत कहना कि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वो सील तोड़ दूं। बोडोंग कहते हैं कि मैं यही चाहता हूँ। जियोयान परेशान होता है और ने कहता है कि आप मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, मेरे पास इतनी भी स्किल नहीं है। बोडोंग कहते हैं कि नॉर्मली मैं तुम्हें दूसरे नक्शे के टुकड़े के बारे में नहीं बताता, लेकिन तुमने जो फ्लेम लड़ाई के वक्त यूज की, मुझे अपना विचार बदलने पर विवश होना पड़ा। मगर तुम मेरे लिए वो पिल बना सकते हो जिसकी मुझे आवश्यकता है, तो मैं तुम्हें केवल दूसरे मैप का टुकड़ा ही नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। जियोयान उनसे पूछता है कि आपको जो पिल चाहिए वो किस टीयर की है। बोडोंग कहते हैं कि टीयर 6 की। जियोयान इससे हिल जाता है और उन्हें कहता है कि मैं सिर्फ एक छोटा टीयर 2 एल्केमिस्ट हूँ। बोडोंग कहते हैं कि एक डुहुआंग का एहसानमंद होना तुम्हारे एफर्ट की सही कीमत है। मास्टर मन में जियोयान को कहते हैं कि हमें मैप के सभी टुकड़े प्राप्त करने हैं ताकि हम प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फ्लेम को पा सके, जो तुम्हारे फ्यूचर की टेक्निक के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जियोयान कहता है कि आप कह रहे हैं कि हम ये पिल बना सकते हैं। याओलाओ कहते हैं कि पहले हमें इसकी मदद करनी होगी और वास्तव में एक डुहुआंग से सहायता प्राप्त करना उस पिल की अच्छी कीमत होगी। जियोयान बोडोंग से कहता है कि मैं आपके लिए वो पिल बनाऊंगा, लेकिन क्या आप पिल बनाने के लिए एल्केमिस्ट के नियम को जानते हैं? बोडोंग कहते हैं क्या मैं जानता हूँ, पिल बनाने के सभी रॉ मटेरियल मुझे उपलब्ध करवाने होंगे। फिर हम देखते हैं कि वो जियोयान को अंदर ले आते हैं और उसे बताते हैं कि मैंने अपने उपचार के लिए अधिकांश जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अभी भी एक लापता है। उस इंग्रेडिएंट को सेंट मैंड्रेक कहा जाता है और ये केवल स्नेक ट्राइब के कंपाउंड्स के भीतर ही पाया जाता है। लेकिन जैसा तुम जानते हो, मेरे भीतर क्वीन मेडुसा की सील है, जिस वजह से मैं जैसे ही माउंट टेगर डेजर्ट की गहराइयों में जाता हूँ तो मुझे पहचान लेगी। जियोयान कहता है कि आपका एक ट्रैप है, आप मुझे वहाँ भेजकर मारना चाहते हो, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। बोडोंग कहते हैं कि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें रुचिकर लग सकती है। जियोयान पूछता है कि वो क्या है। बोडोंग बताते हैं कि मैं एक स्वर्गीय फ्लेम के बारे में जानता हूँ और तुमने टेगर डेजर्ट में हेवनली फ्लेम के बारे में कई कहानियां सुनी होगी। जियोयान उनसे पूछता है कि क्या आप जानते हैं कि टेगर रेगिस्तान की हेवनली फ्लेम कहाँ है। बोडोंग कहते हैं कि जैसा कि तुम जानते हो, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो मैप बनाने में रुचि रखता है। मैं एक बार टेगर डेजर्ट के बाहरी क्षेत्र में चारों ओर घूमता रहा। मैं भाग्यशाली था कि मुझे हेवनली फ्लेम के बारे में जानकारी मिली। फिर मैंने इन रिपोर्टों में कई रूट्स और लोकेशन का पता लगाया जहाँ हेवनली फ्लेम स्थित हो सकती है। इसीलिए तुम मेरे मार्गदर्शन के बिना कभी उस फ्लेम को खोजने में कामयाब नहीं होगे और सालों ऐसे ही डेजर्ट में भटकते रहोगे। इसीलिए तुम मुझसे वादा करो कि मुझे सेंट मैंड्रेक प्राप्त करने में मदद करोगे। फिर मैं अपनी फ्लेम की सारी जानकारी जो मैंने वर्षों से कलेक्ट की है, मैं उन्हें तुम्हें सौंप दूंगा। जियोयान उनके साथ डील कर लेता है। अब हम देखते हैं कि जियोयान अपने सफर पर निकल चुका था, मगर टेगर रेगिस्तान का गर्म वातावरण जियोयान की उम्मीदों से कहीं ज्यादा कठोर था। फिर भी वो लगातार आगे बढ़ रहा था। उसे बोडोंग की बातें याद आती है कि तुम्हें पहले वेस्ट मार्ग की तरफ बढ़ना होगा, जो रेगिस्तान के भीतरी इलाके के करीब है, और वहीं क्वीन मेडुसा रहती है, जो अपनी सीमा में आने वाले किसी भी इंसान की गंध से उसका पता लगाने में सक्षम है। यदि तुम उसका सामना करते हो और अभी तुम्हारी जो पावर है उस हिसाब से मुझे डर है कि तुम उसके प्रकोप से नहीं बच पाओगे। जियोयान पानी पीता है और अपने मास्टर से कहता है कि हमें चलते हुए 10 दिन हो गए, क्या वो बूढ़ा आदमी हमें मूर्ख बना रहा था। मास्टर कहते हैं कि हम 2 दिन और इस दिशा में बढ़ेंगे, फिर हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे। जियोयान परेशान होता है और कहता है कि इन दोनों जगह के बीच यात्रा करने में हमें कम से कम 1 महीना लगेगा। मास्टर बताते हैं कि रेगिस्तान की कंडीशन वास्तव में अत्यंत कठोर है, लेकिन इस रेगिस्तान के भीतर शुद्ध और शक्तिशाली ऊर्जा है और ये समय तुम्हारी पर्पल फ्लेम स्पिरिट पावर की कल्टीवेशन करने के लिए सही अवसर है। जियोयान कहता है कि मुझे इस रेगिस्तान की आदत हो रही है। आपको लगता होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, पर मैं वास्तव में इस वातावरण में बहुत अनुकूल हूँ। मैं अब कॉकरोच से भी ज्यादा सख्त हो चुका हूँ और वहाँ रेगिस्तान में लेट जाता है। मास्टर कहते हैं कि बर्निंग ब्लड पिल डू
जो क्यू पावर को बढ़ाने में मदद करेगी और इस रेगिस्तान की गहराई में मौजूद प्योर फायर को अवशोषित करने में साथ देगी। और उस पर पिल डालते हैं जिससे उसे बहुत दर्द होता है, मगर वो दर्द सहन करता है और उसकी पावर बढ़ने लगती है। अब वो 2 स्टार डूशी बन जाता है। तभी वहाँ से एक घायल आदमी आता है जिसका नाम डेंजी था, जो किसी से डरता हुआ आगे बढ़ रहा था, इसीलिए वो जियोयान को देख नहीं पाता और उससे ठोकर खाकर नीचे गिर जाता है। जियोयान रेस से बाहर निकलकर देखता है और उस आदमी को अपनी स्पेस रिंग से पानी की बोतल देता है और अपनी तलवार लेकर वहाँ से जाने लगता है। वह आदमी जियोयान को कहता है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़कर न जाए, हमारे ग्रुप पर सेंट मर्सेनरी ग्रुप द्वारा हमला किया जा रहा है, इसीलिए आप कृपया रॉक डेजर्ट सिटी जाएं और मदद मांगे। जियोयान कहता है कि माफ करना, मैं अभी जल्दी में हूँ, मगर आदमी कहता है कि हमारी मदद करें, अगर आपने हमारे ग्रुप को बचाया तो हमारा डेजर्ट मेटल मर्सेनरी ग्रुप आपको अच्छी कीमत देगा। जियोयान मेटल मर्सेनरी ग्रुप का नाम सुनकर रुक जाता है और उसे कहता है कि तुम डेजर्ट मेटल मर्सेनरी ग्रुप के सैनिक हो, तो तुम्हारे लीडर का नाम क्या है? वो बताता है कि उनका नाम जियोडिंग और जियोली है। इससे जियोयान हैरान होता है क्योंकि वो दोनों उसके भाई थे। वही हम सेंट मर्सेनरी ग्रुप को देखते हैं जो एक जायंट स्नेक का शिकार कर रहे होते हैं और उन्होंने वहाँ मेटल मर्सेनरी ग्रुप के लोगों को घेर लिया था, जिसमें जूलेन नाम की लड़की भी थी। वो सेंट मर्सेनरी ग्रुप के मोजिंग से कहती है कि अगर हमारे दोनों एल्डर को इस बात का एहसास हुआ कि हम वापस नहीं आए तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मोजिंग कहता है कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया, उन्हें लगेगा कि तुम सांप के इलाके में भटक गए होंगे। मोजिंग उस लड़की की बॉडी देखते हुए कहता है कि सुंदरी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा, और वो उस जायंट स्नेक को छोड़ देता है और वो मेटल मर्सेनरी ग्रुप के लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। मगर तभी वहाँ जियोयान आकर उस बीस्ट को अपनी तलवार से मार देता है। सभी से हैरान रह जाते हैं। मोजिंग उसे कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी इस सांप को मारने की हिम्मत कैसे हुई, इसे पकड़ने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। जियोयान जूलेन से पूछता है कि क्या तुम मेटल मर्सेनरी ग्रुप से हो, तो हमें जवाब देती है। मोजिंग उसे कहता है कि हम सेंट मर्सेनरी ग्रुप से हैं और हमारे साथ लड़ाई करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जियोयान उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है, जिससे उसके सभी सैनिक डर जाते हैं। जियोयान उन सभी को भी एक एक करके मार डालता है। ये देखकर जूलेन सोचती है कि आदमी काफी शक्तिशाली है। तभी वहाँ डेंजी भी तेजी से आता है क्योंकि वो जियोयान को बताना चाहता था कि मोजिंग डूशी लेवल पर है, लेकिन उन्हें देखकर हैरान रह जाता है कि जियोयान ने उन सभी को मार दिया है। अब जियोयान मेटल मर्सेनरी ग्रुप के साथ उनके राज्य में जाता है, जहाँ एक दुकानदार एक छोटी लड़की को परेशान कर रहा था। वो कहता है कि तुमने मेरा बर्तन तोड़ दिया और वो उसकी चोटी पकड़ने लगता है। जियोयान उसे रोक लेता है और कहता है कि हिंसा करना हर समस्या का हल नहीं होता। वो दुकानदार कहता है कि इस लड़की की वजह से मेरे मिट्टी के बर्तन का नुकसान हुआ, इसीलिए इसे कीमत चुकानी होगी। तो जियोयान उसे पैसे देता है, जिससे वो दुकानदार खुश होता है। मगर वो जियोयान से कहता है कि मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि लड़की एक अभिशाप है, बेहतर होगा कि आप इससे दूर रहें। जूलेन उस दुकानदार को वहाँ से जाने को कहती है और जियोयान को बताती है कि इस छोटी लड़की का नाम किंगलिंग है और ये एक स्नेक और इंसान की संतान है। आमतौर पर ये बच्चे 2 साल की उम्र से ज्यादा नहीं जीते, लेकिन ये एक अपवाद है। पर दुर्भाग्य से इंसान और स्नेक मैन दोनों इसे एक अभिशाप मानते हैं। किंगलिंग को जीने का वरदान मिला, पर यह हमेशा लोगों का मजाक बनती रही और लोग इसे तंग करते रहते हैं। परंतु हमारे दोनों चीफ ने इस पर दया दिखाई और इसे मेट के रूप में काम पर रख लिया। जियोयान किंगलिंग की उसके बिखरे हुए सामान को समेटने में मदद करता है। तभी जियोयान की नजर उस लड़की के हाथ पर बने स्नेक के निशान पर जाती है, जिससे वो लड़की उससे माफी मांगती है कि मैं आपको डराना नहीं चाहती थी। जियोयान उस लड़की का निशान देखता हुआ कहता है कि तुम्हारे हाथ काफी सुंदर है। किंगलिंग को जियोयान थोड़ा अलग लगता है। जूलेन जियोयान को अंदर दोनों चीफ के पास लेकर जाने लगती है। तभी रास्ते में सैनिक जूलेन से पूछते हैं कि डेंजी बता रहा था कि तुम पर सेंट मर्सेनरी ग्रुप के लोगों ने हमला किया, क्या तुम ठीक हो? जूलेन कहती है कि मैं ठीक हूँ, और क्या दोनों चीफ अंदर हैं? सैनिक बताता है कि दोनों चीफ ने जब जियोयान का नाम सुना तो वो तुरंत ऑफिस में आ गए। जूलेन जियोयान को बताती है कि दोनों मुखिया अक्सर तुम्हारे बारे में बात करते रहते हैं। तो जियोयान कहता है कि तुम्हें पता चल गया कि वो दोनों मेरे भाई हैं। फिर वो उसे उनका रूम दिखाती है। जियोयान वहाँ चला जाता है। वो जैसे डोर नॉक करता है तो जियोली दरवाजा खोलता है, जो उसका सेकंड ब्रदर था। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम यहाँ हो। जियोयान कहता है कि मैंने आपको वर्षों से नहीं देखा, आप वास्तव में बड़े हो गए हो। अब वहाँ पर जियोडिंग भी आ जाता है। जियोयान कहता है कि बिग ब्रदर आप पहले से भी ज्यादा
हैंडसम और डैशिंग हो गए हो। जियोडिंग कहता है कि लगता है कि हमारे शहर छोड़ने के बाद से तुमने बहुत कुछ झेल चुके हो, पर लगता है कि अब तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो। आज की रात हम बर्बाद नहीं होने देंगे और तुम्हारे आने की खुशी में जश्न मनाएंगे। फिर हम देखते हैं कि रात को वो तीनों साथ में खाना और ड्रिंक करने लगते हैं। किंग लिंग उन्हें सर्व कर रही होती है। जियोली बताता है कि हमने किंग लिंग को हमारे पास जगह दी, मगर यहाँ के आसपास के लोगों और सब जाति का इतिहास खराब है। वे किंग लिंग की कोई मदद नहीं करना चाहते, पर वो हमसे घृणा करते हैं कि हमने सांपों के खून वाली लड़की को हमारे बीच बना दे रखी है। जियोयान किंग लिंग को कहता है कि तुम बहुत हद तक मेरे जैसी हो। फिर वो उसके पास जाकर समझाता है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं इसकी चिंता मत करो, बस याद रखो कि तुम किसी और के लिए नहीं जीते। जियोली कहता है कि तुमने बहुत अच्छी बात की और वो किंग लिंग को कहता है कि आज हम पूरी रात जागे रहेंगे, इसीलिए तुम जाकर आराम कर सकती हो। वो उनके प्याले में ड्रिंक भरकर चली जाती है। जियोली कहता है कि जियोयान अब तुम्हारी फिजिकल प्रॉब्लम सोल्व होती नजर आ रही है, ऐसा लगता है कि तुम अब डूशियानी 3rd लेवल पर पहुंच चुके हो। जियोयान कहता है कि मैं अचानक ट्रेनिंग के दौरान मेरी रैंक टूट गई और 2 स्टार डूशी बन गया। तो सेकंड ब्रदर कहता है कि तुम वास्तव में कमाल के हो। जियोयान उन्हें बताता है कि कुछ सालों पहले मुझे परिवार में कचरा समझा जाता था। मैं वास्तव में आप दोनों का आभारी हूँ, क्योंकि उस समय जब लड़के मुझे अपनी पावर के कम होने की वजह से परेशान करते थे, तो आप ही वो दोनों थे जिन्होंने मेरी गरिमा की रक्षा की, उन लोगों को पीटा और कुचला जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाने का साहस किया, और साथ ही आपने हमारे परिवार की सजा का खामियाजा भुगता। फिर भी आप मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। जियोडिंग उसे कहता है कि जियोली हमेशा मुझसे शिकायत करता था कि मैं तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं लाया, लेकिन हम जियामा साम्राज्य में अपनी यात्रा के दौरान कई बार लगभग मारे जाते। यदि मैं तुम्हें अपने साथ ले आता तो यह तुम्हारा अपमान होता। परिवार के साथ रहकर तुम कम से कम पापा का ख्याल तो रख ही सकते थे। जियोली कहता है कि अब सब कुछ ठीक है, इसीलिए हमें अतीत पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, और अभी अच्छा है कि जियोयान को कोई तंग नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो हम वापस आकर उन कमीनों को अच्छा सबक सिखाते। जियोडिंग कहता है कि तुम्हें बस इतना याद रखना है कि हम सगे भाई हैं, और जब मैंने और दूसरे भाई ने डेजर्ट मेटल मर्सेनरी ग्रुप की स्थापना की तो हम फ्यूचर में तुम्हारे रहने के लिए एक जगह बनाना चाहते थे, इसीलिए तुम भी हमारे साथ जुड़कर इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो। जियोयान उन्हें कहता है कि मुझे आपके साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन 3 ईयर एग्रीमेंट कुछ ही महीनों में खत्म होने वाला है। जियोली कहता है कि नालन के यूनलेन सेक्ट ने यह सही नहीं किया, उसने एक मजबूर पिता के बेटे से सगाई तोड़ी। जियोयान कहता है कि मैं अपने स्तर पर इस मामले से निपट लूंगा, आप मेरी चिंता किए बगैर अपनी सेना का निर्माण जारी रखें। अगर मुझे एक दिन किसी बड़े व्यक्ति से परेशानी हुई तो मदद के लिए मैं आपको याद जरूर करूंगा। फिर उन्हें यह भी बताता है कि टेकर रेगिस्तान में मेरे सफर का उद्देश्य एक हेवनली फ्लेम को हासिल करना है, और उन्हें बोर्डों का मैप दिखाता हुआ कहता है कि हेवनली फ्लेम के 3 जगहों पर मिलने के चांस है, पर मुझे लगता है कि रॉक डेजर्ट सिटी के आसपास के इलाके में हेवनली फ्लेम मिल सकती है, मगर मैं उन इलाकों से परिचित नहीं हूँ। जियोडिंग उसे कहता है कि यूनलेन सेक्ट एक फॉर्मिडेबल ग्रुप है जिससे निपटना आसान नहीं होगा, इसीलिए तुम अभी यहाँ क्यों नहीं रुक जाते, जिससे हम सबको संभाल लेंगे और तुम्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। जियोयान उन्हें कहता है कि अगर ऐसा है तो आपके पास तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। जियोली गुस्सा होता है कि तुम अभी भी जाने की जिद कर रहे हो, जबकि हमने तुम्हारे लिए यहाँ पहले ही बहुत कुछ तैयार कर लिया है। जियोयान उन्हें कहता है कि भाई मैं आपके नेक इरादों की कद्र करता हूँ। जियोली इससे गुस्से में अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और जियोयान पर हमला करता है, मगर जियोयान उसके हमले से बचता हुआ बाहर आ जाता है। सभी से हैरान हो जाते हैं कि वो दोनों क्यों लड़ रहे हैं। जियोली उस पर अपनी ट्रिपल लाइटिंग आर्क डांस पावर से हमला करता है, मगर जियोयान अपनी तलवार से उसके हमले को रोक लेता है, लेकिन उस पर दोबारा हमला करके उसकी तलवार को दूर फेंक देता है और उसकी तरफ बढ़ता है। तो जियोयान भी अपनी एक्सप्लोडिंग स्टेज पावर को एक्टिवेट करके जियोली की तरफ बढ़ता है और उसकी स्पीड को मैच कर पा रहा था, जिससे वो भी हैरान रह जाता है। जियोयान उसके हमले से बचता हुआ उस पर हमला करने को तैयार होता है, मगर वो दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करते। जियोयान अपने भाई से पूछता है कि आपने मुझ पर हमला क्यों किया, तो हंसता हुआ बताता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। जियोडिंग उसे कहता है कि भाई तुमने हमें अपनी पावर से विश्वास दिलाया कि तुम में दम है, और अपने ग्रुप के सभी लोगों से कहता है कि हम जियोयान की उसके मिशन में पूरी मदद करेंगे। जियोयान इससे खुश होता है। तभी किंग लिंग को कुछ होने लगता है और उसकी आंखों में अजीब सा त्रिकोण दिखाई देता है। फिर अब हम देखते हैं कि जियोयान अपने दोनों भाइयों को वापस हेवनली फ्लेम का मैप दिखाता है, जिसे देखकर जियोडिंग कहता है
है कि मैंने इतना डिटेल मैप आज से पहले कभी नहीं देखा और वो डिस्कस करने लगते हैं कि हेवनली फ्लेम इन तीनों पॉइंट में से किस जगह हो सकती है। तभी वहाँ किंगलिंग उनके लिए चाय लेकर आती है और वो उन्हें हेवनली फ्लेम के लिए चिंतित देखकर बताती है कि रॉक डेजर्ट सिटी के पूरी भाग के आसपास कुछ असामान्य है जिसका मुझे एहसास होता है। जियोडिंग उसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई खास तरह की एबिलिटी है। किंगलिंग कहती है कि मुझे नहीं पता और वो जियोयान को बताती है कि आधे साल पहले रॉक डेजर्ट सिटी के बाहर एक अत्यंत पावरफुल प्राणी दिखाई दिया था। उस जीव की गंध कुछ मेरे शेख के रक्त के समान थी, इसीलिए जब सेंट मर्सेनरी ग्रुप के लीडर ने उसका पीछा किया तो उसे बुरी तरह से पीटा गया। वो तीनों इससे हैरान होते हैं। जियोडिंग कहता है कि सेंट मर्सेनरी ग्रुप का लीडर दाडूशी यानी 4th लेवल पर है। इसका मतलब जिस भी प्राणी ने उसे पीटा होगा वो कम से कम डुवेंग यानी 6th लेवल पर होगा। जियोली कहता है कि वो मेडुसा हो सकती है क्योंकि किंगलिंग ने कहा कि उसके खून की खुशबू उसके जैसी थी। इससे जियोयान परेशान होता है। जियोली बताता है कि मेडुसा बहुत असामान्य है और वो अभी रॉक डेजर्ट सिटी के आसपास भटक रही है। किंगलिंग बताती है कि 6 महीने पहले वो अचानक रॉक डेजर्ट सिटी के पूर्वी हिस्से में आई थी और उस रात वहाँ की ऊर्जा अत्यंत तीव्र हो गई थी। साथ ही मुझे ये भी याद है जब वो चली गई तो वो बहुत घायल लग रही थी। जियोयान उसे कहता कि क्या तुम अभी भी उस ऊर्जा को महसूस कर सकती हो और हमें उस लोकेशन पर ले जाओगी जहाँ मेडुसा आई थी। किंगलिंग बताती है कि उस बात को 6 महीने हो गए पर अभी भी मैं उस ऊर्जा को महसूस कर पाती हूँ। समय समय पर वो ऊर्जा भटकती रहती है और आज जब तुम जियोली से फाइट कर रहे थे तब भी मुझे उस ऊर्जा का एहसास हुआ और उन्हें हेवनली फ्लेम के एक पॉइंट पर उंगली करते हुए बताती है कि मेरे हिसाब से वो एनर्जी सोर्स इस जगह होना चाहिए। फिर वो जियोयान से कहती है कि अगर आप वहाँ जाना चाहे तो मैं आपको वहाँ ले जा सकती हूँ। जियोयान इससे खुश होता है। जियोली कहता है कि ये जगह सेंट मर्सेनरी ग्रुप बेस के बगल में है। वहीं हम सेंट मर्सेनरी ग्रुप के लीडर लुओबो को देखते हैं जिसके पास मोजिंग पहुंच जाता है क्योंकि वो जियोयान के हमले से जिंदा बच गया था। वो अपने मालिक को बताता है कि इस बार जियोडिंग के समूह में किसी मजबूत व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। हम सिर्फ रास्ते में जाल बिछा रहे थे और उसने हमला कर दिया। वो अपने मालिक को भड़काने लगता है कि अगर ऐसे जियोडिंग का ग्रुप मजबूत होता रहा तो हमारे लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। और मैंने उस नए लड़के के बारे में पता लगाया, उसका नाम जियोयान है जिसकी पावर केवल 3rd लेवल पर है। लोबो डिसाइड कर लेता है कि उन सभी को सबक सिखाकर रहेगा। इससे मोजिंग खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि जियोयान किंगमिंग और अपने भाइयों के साथ हेवनली फ्लेम की तलाश में निकल जाता है। जूलेन जियोयान को बताती है कि हमारे आदमियों ने आगे का रास्ता खोज निकाला है, आगे का रास्ता क्लियर है, हम आधे दिन में वहाँ पहुँच जाएंगे। जियोयान उसे थैंक्स कहता है तो जूलेन उसे कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। 2 दिन पहले तुमने हमें सेंट मर्सेनरी ग्रुप से बचाया था, इसलिए अब हमारी बारी है एहसान चुकाने की। जल्दी हम सेंट मर्सेनरी ग्रुप के इलाके में पहुंच जाएंगे, इसलिए तुम्हें सावधानी से रहना होगा क्योंकि टाउन मास्टर के अलावा रॉक डेजर्ट सिटी की सीमाओं के भीतर सेंट मर्सेनरी ग्रुप सबसे मजबूत है। हम भी उनसे किसी भी तरह से कम नहीं है, पर उनका लीडर लुओबो पावरफुल है, वो एक दाडूशी है और तुम्हें दाडूशी और डूशी के बीच के पावर गैप के बारे में पता ही होगा। इसलिए अगर हम कोई बड़ी समस्या नहीं चाहते तो हमें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। अब वो ऐसे ही चलते चलते काफी आगे पहुंच जाते हैं। किंगमिंग जियोयान को बताती है कि वो जगह बस आ गई है और अब वो उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ से किंगलिंग को एनर्जी महसूस हो रही थी, मगर वहाँ आसपास कुछ नहीं होता। इसीलिए जियोयान किंगलिंग से पूछता है कि क्या है वास्तव में यही जगह है, तो हमें जवाब देती है। जियोडिंग सोचता है कि यहाँ कोई स्पेशल स्ट्रक्चर और असामान्य गुफाएं नहीं है, पर किंगलिंग को लगता है कि वही जगह है जहाँ हेवनली फ्लेम हो सकती है, तो जरूर इस रेत के नीचे ही वो जगह छिपी होगी। जियोयान कहता है कि बड़े भाई आपके कहने का मतलब है कि वो जगह अंडरग्राउंड है। जियोडिंग कहता है कि हमारे लिए उस जगह का खोजना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, हमारे ग्रुप में बहुत अच्छे स्काउट्स हैं जो ये काम अच्छे से कर सकते हैं। और वो जूलेन से अपने आदमियों को वहाँ बुलाने को कहता है। सभी अब काम पर लग जाते हैं। जियोली अपने भाई से कहता है कि अगर हम यहाँ खुदाई करेंगे तो सेंट मर्सेनरी ग्रुप शांत नहीं रहेगा। जियोयान कहता है कि कोई चिंता नहीं है, आप लोग बस उस सीक्रेट पैसेज की तलाश करें, उन सेंट मर्सेनरी के लोगों को मैं संभाल लूंगा। जियोली कहता है कि क्या तुम लोबो को अपने दम पर संभाल सकते हो। जियोयान कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ। अब जियोयान वहीं बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है और जियोडिंग के लोग वहाँ खुदाई कर रहे होते हैं। वक्त ऐसे ही बीता रहता है। शाम होते ही वहाँ सेंट मर्सेनरी ग्रुप के लोग भी पहुँच जाते हैं जो छिपकर उन पर नजर रख रहे
रहे थे तभी एक सैनिक जियोयान और उसके भाइयों को आकर बताता है कि हमें एक सीक्रेट रास्ता मिला है। इससे वो खुश होते हैं और जियोयान तेजी से उस तरफ भागता हुआ जाता है और वो देखता है कि उन्हें वहाँ पर एक गहरी सुरंग मिली है। एक सैनिक बताता है कि ये जगह गहरी रेत से ढकी हुई थी, अगर किंगलिंग मार्गदर्शन नहीं करती तो हम इस जगह को नहीं ढूंढ पाते। जियोयान किंगलिंग के सर पर हाथ रखकर कहता है कि छोटी बच्ची वास्तव में इनक्रेडिबल है और अब वो अपने भाइयों को कहता है कि हमें नीचे चलना चाहिए। तभी उन्हें मोजिंग के हंसने की आवाज सुनाई देती है क्योंकि सेंट मर्सनरी ग्रुप वहाँ आ चुका था। जियोडिंग के साथी भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं। जियोडिंग लोबो से कहता है कि हम डेजर्ट मेटल मर्सनरी ग्रुप अभी यहाँ पर एक कार्य कर रहे हैं, इसीलिए इसमें दखल ना दे। मोजिंग कहता है कि मुझे इस बात की जानकारी है कि मर्सनरी गिल्ड ने तुम्हारे लिए असाइनमेंट जारी नहीं किया, वैसे भी एरिया हमारे ग्रुप के अंडर में है। जियोली गुस्से में अपनी पावर को एक्टिवेट करके उस पर हमला करता है और उसे मारने लग जाता है, मगर तभी लुओबू जियोली पर हमला करता है और उसे दूर कर देता है। जियोली के मुंह से खून निकल आता है और उन्हें पता था कि वो लुओबो से नहीं लड़ सकते, मगर जियोयान अपनी मास्टर की चिलिंग फ्लेम को एक्टिवेट करता है और तेजी से मोजिंग के पास जाकर उसे राग में बदलने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे विचार बहुत ही बुरे हैं, तुम कुत्ते के सर वाले बदमाश हो। ये कहकर उसे खत्म कर देता है। इसे लोबो और उसके साथी डर जाते हैं। लोबो कहता है कि तुम्हारी पावर डुआंग की है, पर ये कैसे हो सकता है कि तुम तो अभी 20 साल के भी नहीं हुए। जियोयान उसे कहता है कि तुम मेरी बातों को याद रखो, हमारे काम में दखल मत दो। वो सर झुकाकर जियोयान की बात मान लेता है और कहता है कि महाराज जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, हम डेजर्ट मेटल मर्सनरी के कारोबार में कोई दखल नहीं देंगे। जियोयान किंगलिंग के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम इस रास्ते में मेरा मार्गदर्शन करोगी। किंगलिंग मान जाती है तो जियोयान उसे अपनी गोद में लेकर नीचे कूद जाता है। डिंग भी अपने सैनिकों को लेकर जियोयान के साथ जाता है, मगर जियोली वहीं रुकता है ताकि लुओबो उनके लिए कोई परेशानी खड़ी ना कर सके। जियोयान और उसके सभी साथी तेजी से नीचे जाने लगते हैं। फिर अब हमें एक वॉइस बताती है कि पृथ्वी की गहराइयों में एक आग पैदा हुई जिसे अनगिनत बार पृथ्वी की आग से शुद्ध किया गया, जिससे ये फ्लेम फ्यूज्ड, कंप्रेस्ड और पॉलिश्ड हुई। ग्रीन लोटस फॉर फ्लेम की आत्मा बनने में 10 साल लगे, इसे आकार लेने में 100 वर्ष और कमल बनने में 1000 साल लगे। कमल बनने के बाद इसके हृदय में एक ग्रीन फ्लेम का जन्म होता है जिसे ग्रीन लोटस कोर फ्लेम कहते हैं। जियोयान अपने साथियों के साथ लगातार उस सुरंग से आगे बढ़ रहा था, मगर अंदर का रास्ता बहुत ही गर्म अग्नि से भरा हुआ था। इसके बावजूद भी किंग इंग के सेंसेस की वजह से ग्रुप आगे बढ़ता रहा। लगातार नीचे जाने के बाद जियोडिंग के सैनिक गर्मी सहन न करने की वजह से पीछे हटने लगे और अब सिर्फ जियोयान अपने भाई जियोडिंग और किंगलिंग के साथ आगे बढ़ रहा था। वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ चारों तरफ खोलता हुआ गर्म लावा होता है। जियोडिंग कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा कि रॉक डेजर्ट सिटी के नीचे इतनी भयानक जगह छिपी हुई होगी। जियोयान कहता है कि वास्तव में यह अंडरग्राउंड वर्ल्ड शानदार है। डिंग कहता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है, अब हम क्या करेंगे। जियोयान अपने डोक्यू विंग्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर जियोडिंग हैरान रह जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम सच में डुवेंग यानी 6 लेवल पर हो, पर यह कैसे संभव हो सकता है। जियोयान कहता है कि मैं इस जगह को चेक करने जा रहा हूँ, मेरा विश्वास करो, मुझे कुछ नहीं होगा। और वहाँ से उड़ जाता है। लावे में तेज विस्फोट हो रहे थे। जियोयान सभी बाधाओं को पार करता हुआ आगे बढ़ता है और हेवनली फ्लेम को खोजने लगता है। किंगलिंग को एहसास हो जाता है कि कोई चीज उसका पीछा कर रही है, इसीलिए उसे सावधान रहने को कहती है। तभी लावे से एक 2-हेडेड जायंट स्नेक बाहर निकलता है जो जियोयान पर हमला करता है। जियोयान फाइट करता उसे खत्म करने की कोशिश करता है, मगर वो स्नेक ताकतवर था। जियोयान किसी तरह उससे बचता है, पर वो स्नेक अब जियोयान को जलाने की कोशिश करता है और वहाँ एक धमाका होता है जिससे जियोडिंग को लगता है कि जियोयान मारा गया, पर वो याओलाओ की पावर से बच गया था और वो स्नेक पर हमला करके उसे दूर कर देता है। ये देखकर डिंग खुश होता है। याओलाओ जियोयान को बताते हैं कि 2-हेडेड फ्लेम स्पीड सरपेंट अपने द्वारा निकले जाने वाले लावे को भोजन की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिससे इसे विकसित होने में आसानी होती है। ये कुछ ही समय में एक रैंक 6 जादुई जानवर में विकसित हो सकता है, जिसका सामना
एक डुहुआंगी कर सकता है। वो सरपेंट जियोयान के चारों तरफ अपनी खास टेक्निक से हमला करता है, मगर जियोयान उससे बच जाता है, जिससे वो सरपेंट अब किंगलिंग की तरफ बढ़ने लगता है ताकि उन्हें खत्म कर सके। जियोडिंग किंगलिंग को प्रोटेक्ट करता है, मगर वो सरपेंट के हमले से दूर गिर जाता है। सरपेंट किंगलिंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी किंगलिंग की आंखें ग्लो करने लगती है और वो सरपेंट किंगलिंग के साथ बॉन्ड हो जाता है। तभी जियोयान भी वहां आकर उस सरपेंट पर हमला करके उसे लावे में गिरा देता है। किंगलिंग जियोयान को बताती है कि मुझे पता है कि हेवनली फ्लेम कहाँ है, और वो उस सरपेंट को वापस ऊपर बुलाती है। इससे जियोयान डर जाता है और वापस उस पर हमला करने लगता है। किंगलिंग उसे रोककर बताती है कि अब हम पर हमला नहीं करेगा, इनके साथ मेरा एक कनेक्शन बन गया है। याओ लाओ जियोयान को बताते हैं कि किंग के पास ट्रिपल जेड स्नेक फ्लावर पुपिल्स पावर है। ये पावर केवल मनुष्यों और सांप जाति की संतानों में ही दिखाई देती है, और इस पावर की वजह से ये सरपेंट इस लड़की के साथ सील हो गया है, जिसे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। किंगलिंग जियोयान को बताती है कि सरपेंट ने मुझे बताया हेवनली फ्लेम यहाँ लावे के नीचे है। जियोयान अपने मास्टर की चिलिंग फ्लेम की मदद से लावे में नीचे जाने लगता है। काफी गहराई में जाने के बाद वो सरपेंट जियोयान को ग्रीन लोटस कोर फ्लेम के पास ले जाता है। जियोयान इससे खुश होता है। मास्टर बताते हैं कि ग्रीन लोटस फ्लेम हेवनली फ्लेम में 19वें नंबर में आती है, जो अभी तुम्हारी पावर के लिए सर्वोत्तम है। जियोयान ग्रीन लोटस शेप में जाता है। मास्टर कहते हैं कि 1000 साल पुराना है, इसीलिए इसमें फ्लेम बन जानी चाहिए, पर वो देखते हैं कि उसमें कोई फ्लेम नहीं होती, जिससे वो परेशान और दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि मैंने इसे पाने की इतनी कोशिश की, मगर फिर भी मैं इसे हासिल नहीं कर पाया। याओ लाओ को वहाँ 7 रंग वाले सांप का स्केल मिलता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि क्वीन मेडुसा ने ही यहाँ की लोटस कोर फ्लेम को हासिल किया है। जियोयान इसे डिसाइड करता है कि वो मेडुसा से ग्रीन लोटस कोर फ्लेम हासिल करके रहेगा, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।